रिसेंट ऑफर जो मेरे पास था दैट वाज फॉर 11 CR, 11 करोड़ का ऑफर। और उसकी स्टोरी क्या है पीछे? मेरे स्कूल में एक भैया थे अभिनव करके, उन्होंने डांस किया, ग्राउंड में सब लोग ताली बजा रहे हैं कि अरे बाप रे वाह क्या डांस किया है यार। मैं सच बता रहा हूँ, उस टाइम पर मुझे गुस्सा आ रही थी। अच्छा, क्यों गुस्सा क्यों आ रही थी? मेरा क्लास 10th में बाकी सारा साल अच्छा जा रहा था। 9th में थोड़ा मेरा खराब मार्क्स आया, क्योंकि 8th से 9th का जंप ना बच्चे को डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। क्योंकि तो पीसीबी क्यों लिया था आपने? पीसीबी मैंने सिर्फ इसलिए लिया था कि मुझे मैथ्स ना मिले अच्छा। और मेरा जो बायोलॉजी में इंटरेस्ट है वो बना रहे। ये बहुत बच्चे का कारण होता है कि नीट सबको देना ही है, हाँ। तो ड्रॉप का तो कोई सवाल ही नहीं बनता, क्योंकि मैंने नीट का फॉर्म भर करके नीट नहीं दिया। अच्छा, नीट का फॉर्म भर के नीट नहीं दिया, ऐसा क्यों? मेरा मुश्किल से 4 महीने बिना सोए सिर्फ इस चीज़ पे बीता है कि मुझे क्या करना चाहिए। तो उसने बोला कि मुझे बख्श दे और जा यूट्यूब पे एक बार ट्राई कर, चल जाएगा पक्का। क्योंकि मुझ जैसे गधे को एक बैक बेंचर को जब समझ में आ सकती है चीज़ें तो उनको भी भाई आएगी। बोला ऐसा। हाँ, बड़ी मुश्किल से तो पहली बात एडमिशन हुआ स्कूल में। ओके। बड़ी दिक्कत थी फाइनेंशियली हमें। पापा बेल का शरबत बेचा करते, तो जब आप शरबत निकाल दो तब भी उसका खुरचन लगा होता है, खुरचन साइड लगा में। होता है। तो वो मैं चम्मच से या चाकू से निकाल करके खाता था, मुझे बड़ा पसंद था वो मीठा मीठा। फिर पानी वगैरह भी बेचा उन्होंने पाउच का, कि उनके खुद के लोग उनको सपोर्ट नहीं करते थे, पानी नहीं भरने देते थे अपने घर से। मैं नाम नहीं लूंगा, वो तो रिश्तेदार अपना है। तो जो भी लोग थे, क्या होता है ना, लड़कियों के साथ बहुत ही अलग तरीके से घर में बिहेव किया जाता है। राइट। कि भाई तेरे तो उसके 90 to 94 आए हैं, कितने आए थे, अब तेरे 97 आने चाहिए, उससे 1% ज्यादा। ओके। हम नहीं जानते कोई चीज, अच्छा, प्रेशराइज कर दिया फिर। पूरा बहुत गलत तरीके से। क्योंकि सिर्फ पढ़ने को तो नहीं बोल रहे हो तुम उससे, तुम अपने बेटे को पूरे चांसेस दे रहे हो कि तुम पढ़ो, और अपनी बच्ची को तुम पढ़ाई के साथ साथ घर का काम, हर एक काम, फ्रॉम पोछा टू डिश क्लीनिंग, हर एक चीज करा रहे हो भाई। आपके रिलेशनशिप रहे हैं? आस्था जी वही थी क्या? आज 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हुए, हाँ। 18-20 करोड़ व्यूज है हमारे टोटल। अच्छा, 18-20 करोड़। जिस शहर से मैं हूँ, हाँ। प्रयागराज, वहीं से अलग सर भी हैं, बिल्कुल। प्रयागराज। अलग सर का मैसेज आया? अलग सर ने बुलाया कि अक्षय, कई सारे लोग बेटा फंड लगा करके, पैसा लगा करके यहाँ तक नहीं आ पाए, और तुम लोन लेकर के यहाँ तक आ गए। मैं आगे से मेरा मतलब हमेशा ये रहता है कि कितने ज़्यादा बच्चों को मैं अपना स्टाइल समझा पा रहा हूँ, कि कितने ज़्यादा बच्चों को ना मैं वो बोरिंग वाले इलाके से, जहाँ वो बोरिंग तरीके से पढ़ रहा है यूट्यूब पे, उससे उठा करके यहाँ ला के रख रहा हूँ कि बेटा इंटरेस्टिंग तरीके से भी पढ़ाई हो सकती है। 500 रुपए में छप जाती है। कहाँ से करवाते हैं बच्चे? ये भी पूछे भैया, कहाँ या से खुद से डिजाइन बनवाओ, किसी को भी भेज दो, आप आ जाती है। कमेंट कर दो, मैं भिजवा दूंगा जिसको चाहिए। भिजवा दोगे? सब्सक्राइब मार ले भाई के चैनल को और जाना, जा पढ़ ले। मैं ये बोलता हूँ कि आप बच्चे के लिए क्या दोगे? आज प्री बोर्ड से बोर्ड्स में जिसकी सबसे बड़ी छलांग रहेगी, जो सबसे मेहनती रहेगा, उसको मेरी तरफ से सबसे पहले आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। जिस तरह से आपने ट्रीट किया है और भी बढ़िया। आते ही सर ने हमें कॉफ़ी वॉफ़ी पिलाई, बिल्कुल कंफर्टेबल किया कि भाई आओ चलो पॉडकास्ट करते हैं, बातचीत करो, बिल्कुल नेचुरल, मज़ा आएगा। बच्चे कई सारा सवाल लेके आए हैं। बिल्कुल, बहुत सारे क्वेश्चन। मैंने आपके साथ एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था। हाँ। उससे भी बच्चे बहुत क्वेश्चन पूछे आपसे रिलेटेड। मेरे मन में भी जब आपका देखा तो बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे, तो मैं सोचा 1 by 1 करके लूँगा। तो पहला क्वेश्चन जो मेरे मन में आ रहा था, स्टार्टिंग से बिल्कुल शुरू करते हैं, एकदम कैजुअल टॉक इसको रखते हैं, कि आप जैसे बचपन में होंगे, आपके होम टाउन प्रयागराज है जैसे कि मैंने देखा, तो उस टाइम का स्टोरी शेयर करिए। उस टाइम पे आप पढ़ने में कैसे थे, और आपकी उस टाइम क्या ड्रीम थे? स्टार्टिंग से बताइए। स्टार्टिंग से अगर एकदम शुरू से देखा जाए तो मैं प्रयागराज से हूँ, सबको मैंने बता ही दिया कि इलाहाबाद जिसको बोलते थे पहले, अब प्रयागराज हो गया। काफ़ी ट्रेंड में भी रहा अभी कुंभ की वजह से। इतना ट्रैफिक है कि मैं अपने ही घर नहीं जा पा रहा हूँ, मम्मी बुला रही कि बेटा आ जाओ, लेकिन इतना ट्रैफिक है किसी की हिम्मत नहीं है इस समय प्रयागराज जाने बिल्कुल, में। मैं भी अभी महाकुंभ से आया हूँ तो देखा हूँ कितना इतना ज़्यादा दिक्कत है। तो प्रयागराज में ही एक इलाका है झूसी नाम का, जहाँ से मैं आता हूँ। अब वहीं पर हमारी स्कूलिंग हुई, वहीं पर जन्म हुआ, और प्रयागराज में ही समझ लीजिए कि पूरा जो मेन पार्ट होता है ज़िंदगी का, समझ लो आप 17-18 साल वहीं पर गुजरा। अच्छा, प्रयागराज में। हाँ, और वहाँ पर जब हम लोगों ने शुरू किया ये चीज़ कि भाई स्कूल जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल से तो पहली बात एडमिशन हुआ स्कूल में। ओके। बड़ी दिक्कत थी फाइनेंशियली हमें, कभी मैं इस पर जिक्र करता नहीं हूँ, पहली बार हो सकता है यहाँ पर हम लोग खुलें, धीरे धीरे आगे बढ़ें जब चीज़ें। तो बहुत मुश्किल से मेरा एडमिशन हुआ। उसके बाद पापा ने बोला कि भाई ट्यूशन वगैरह का उस समय चलन था बहुत ज़्यादा, ऑफलाइन ट्यूशन का ना, कि बच्चा है तो ऑफलाइन ट्यूशन कराओ भाई, 6 से ही शुरू कर दो, 7 से 8, 9, 10, ताकि बच्चा आगे जाके अच्छा परफॉर्म करे। कौन से ईयर की ये बात कर रहे हैं हम लोग? ये मैं समझ लीजिए 1920 में मेरा 10th पास हुआ। अच्छा। तो उसके पहले जब 5-6 क्लास में था मैं। अच्छा, 15-16 15-16 की बात कर रहे हैं। बिल्कुल।
और बड़ी मुश्किल से एडमिशन, जैसे कि एक कॉलोनी में, हर कॉलोनी में एक स्कूल खुला होता है छोटा सा, वहीं पर मेरा एडमिशन हो गया। अब मैं जा रहा हूँ स्कूल, लेकिन मेरा क्या था ना कि मैं कोई भी चीज़ करता था तो बड़े मन से करता था। अच्छा। मुझे बड़ा मज़ा आता था क्रिएटिविटी में, कुछ काम करने में। तो स्कूल में चाहे वो पढ़ाई ही हो, शुरू की क्लासेस 5-6 में मैं बड़ा मन से पढ़ता था, अपनी किताबों में ही लगा रहता था, मज़ा आता था मुझे पढ़ने में। ओके। एंड पढ़ करके पढ़ाने में खासकर अपने जैसे छोटे भाई को मैं क्लास 7-8 में ही पढ़ाता था कि भाई आ जाओ बैठो, थोड़ा पढ़ो, साइंस आप किस वाइंस। क्लास में थे और भाई किस क्लास में था? एक क्लास छोटा है वो मुझसे। अच्छा। हाँ, मैं 8th में, वो 7th में, मैं 7th में, वो 6th में। अच्छा, उसको आप पढ़ाते रहते थे। हाँ, तो अरे मतलब बचपन से ही पैशनेट थे हाँ, पढ़ाने में। कुछ भी एक्सप्लेन करने में, एक्सप्लेनेटरी चीज़ें करने में। और फिर कभी कभी अगर स्कूल में कोई फंक्शन है, जैसे मान लीजिए एनुअल फंक्शन होता है, कोई भी फंक्शन है, कोई भी क्लब एक्टिविटीज़ वगैरह स्कूल में है, कुछ भी है, तो उस पर मैं पार्टिसिपेट ज़रूर करता था। कई सारी क्लिप्स मैं आपको भेजूंगा अच्छा। कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, पूरा प्ले खुद से लिख रहा हूँ, किस तरह से एक्टिंग करनी है, हर एक चीज़। अच्छा, स्कूल लाइफ की सबसे बेस्ट मेमोरीज क्या है आपके? मेरी स्कूल लाइफ की टू बी ऑनेस्ट सबसे बेस्ट मेमोरी है कि जब मैं स्कूल के स्टेज पे होता था। अच्छा। मुझे बहुत मज़ा आता था कि कोई मेरे लिए तालियां बजा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अगर मैं आपको स्टोरी बताऊं तो मेरे स्कूल में एक भैया थे, अभिनव करके, उनका नाम लेने में कोई वो नहीं है, अभिनव करके एक भैया थे, वो डांस करते थे, ठीक है। उन्होंने डांस किया, मैं उस टाइम पर था क्लास 3-4 में। ओके। उन्होंने डांस किया, ग्राउंड में सब लोग ताली बजा रहे हैं कि अरे बाप रे वाह क्या डांस किया है यार, मतलब भौकाल हो गई इनकी, तो सब लोग जान रहे हैं। अगले दिन से सब लोग बोल रहे हैं अभिनव अभिनव अभिनव, ताली बज रही है ना, सब लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं उनको। मैं सच बता रहा हूँ, उस टाइम पर मुझे गुस्सा आ रही थी अच्छा, क्यों गुस्सा क्यों आ रही थी? ये कि मैं ताली क्यों बजा रहा हूँ। अच्छा, मैं क्यों नहीं वहाँ? हाँ, मैं क्यों नहीं वहाँ पे हूँ, और ये एकदम ज़्यादा मतलब मेरे अंदर आ गया। मैं घर जाकर अपने दादाजी से ये डिस्कस किया, अच्छा। तो वो बोल रहे हैं बेटा ये गलत फीलिंग है, किसी के खिलाफ ऐसे नहीं सोचना चाहिए। मैं बोला कि मैं उनके खिलाफ नहीं सोच रहा हूँ, अच्छा, मैं बस ये चाह रहा हूँ कि मैं क्यों नहीं वहाँ पे हो सकता हूँ। मैं भी तो कर सकता हूँ। मुझे उस स्टेज पे होना है और मैं अपना टैलेंट शोकेस करूंगा। मुझे उस टाइम पे एक्टिंग पसंद थी, स्टैंड अप कॉमेडी आती थी, ये सारी चीज़ें पसंद थी। तो फिर मैंने अगले साल से, अगले एनुअल फंक्शन से करना शुरू किया। अच्छा। और वही अभिनव भैया सबसे ज़्यादा क्लैपिंग किए होंगे मेरे लिए। अच्छा, अभिनव भैया को बताया था मैंने ऐसा सोचा? बिल्कुल बिल्कुल। क्या रिएक्शन उसके था बाद मैंने बताया, कहा चलो यार ठीक है, होता है। उन्होंने भी कभी किसी के लिए ऐसा फील किया होगा, अच्छा। तभी स्टार्ट किया होगा। जब तक आपके अंदर ना वो फीलिंग ना आए कि भाई मुझे वहां पर होना चाहिए इंस्टेड ऑफ क्लैपिंग फॉर समवन, राइट, ग्रेट। तो तब तक तो आप शुरू ही नहीं करेंगे कोई चीज़। बिल्कुल, जब आप सोचोगे आपको लगेगा कि मुझे भी वहाँ होना हाँ। चाहिए। जस्ट लाइक आज पॉडकास्ट कोई ये देख रहा बिल्कुल। कि लेट्स से ये बहुत वायरल चला जाता है, तो वो बोलेगा कि मैं वहाँ हूँ, तो यदि इसके लिए वो काम नहीं करेगा तो कैसे आएगा? बिल्कुल। जैसे आपने सोचा और काम किया, फिर वहाँ पे Correct. गया, फिर नेक्स्ट ईयर आपके लिए क्लैपिंग हुआ, वो इंसान भी क्लैपिंग किया, तो अच्छी बात है, देखना चाहिए। आज जो इसको देख रहा हो वो भी सोच रहे होंगे, एक ज्ञान की बात हम लोग कर रहे हैं अभी कि पॉडकास्ट देख रहे हैं, उनका भी मन होगा तो कर सकता है, शुरुआत कर सकता है। कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप चाहोगे तो हर चीज़ संभव है। तो 10th कैसा रहा आपका? मेरा क्लास 10th में, बाकी सारा साल अच्छा जा रहा था। 9th में थोड़ा मेरा खराब मार्क्स आया, क्योंकि Okay. 8th से 9th का जंप ना बच्चे को डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, क्योंकि 8th में तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, स्कूल की किताबें पतली पतली होती हैं सब कुछ। 9th से आती है एक एनसीईआरटी नाम की किताब राइट, राइट। जिसको डिकोड करने में बड़े बड़े पब्लिशर लगे हुए हैं। हाँ। और हम वहाँ लोकल स्कूल में पढ़ रहे थे। किसी तरीके से अपने 9th को डाइजेस्ट किया, है ना। काफ़ी सारे दोस्तों की मदद ली जो कोचिंग वगैरह में पढ़ते थे कि भाई कुछ टॉपिक तुम ही समझा दो। थोड़ा बहुत समझ करके 9th क्लास निकाली। 10th में लेकिन मैंने सोच लिया था पहले से कि भाई पढ़ूंगा, क्योंकि 9th खराब हो गई थी मेरी। ओके। 8th तक 9th क्यों खराब हुई थी? 9th क्योंकि 8 से 9th वाला जंप मैं सही से नहीं कर पाया। अच्छा। वो डाइजेस्ट नहीं हुआ सही से, एक तरीके से नया नया एनसीईआरटी आना, नया नया कॉन्सेप्ट्स आना। एनसीईआरटी बड़ी कंसाइज होती है, उसको समझना बहुत मुश्किल है अकेले बैठ करके। तो फिर 10th में मैंने सोचा कि भाई मैं पढ़ूंगा, यूट्यूब वगैरह का सहारा लिया थोड़ा बहुत। उस टाइम पे तो मोबाइल भी नहीं था। जब कोई रिलेटिव आता था तो थोड़े बहुत कभी गेम खेल रहे हैं, कभी उसी में लेक्चर देख लिया, वो भी उस टॉपिक का सर्च करके जो टॉपिक नहीं आ रहा है। अच्छा, ये 90s की बात कर रहे हैं हम, 2019 की। बिल्कुल। तो उस टाइम पे यूट्यूब पे कौन कौन फेमस थे, किसको आप देखते थे? मैं उस टाइम पर यूट्यूब पे देख रहा था कुछ चैनल्स, जैसे कि वेदांतु, अभिषेक सर नाम के एक सर थे, अच्छा। वो अभी भी साइंस पढ़ाते हैं। ओके। तो वेदांतु था, एडू मंत्रा था उस टाइम पे, काफ़ी फेमस थे, संजीव सर। अच्छा। ये सारी चीज़ें। अच्छा, वहाँ पे समझ में आती थी, वो लोग जो पढ़ाते थे, बिल्कुल। वो लोग का जो स्टाइल था। बिल्कुल। अच्छा, फिर 10th में कितना परसेंटेज रहा? 10th में कैसा किया? 10th में बड़ी मेहनत करी, दिन से रात लगे रहे। इतनी मैंने प्रीवियस ईयर सॉल्व किए होंगे ना मेरा 1 महीना पूरा प्रीवियस ईयर सॉल्व करने में बीता है। अच्छा। और करते 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 वो होते 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 आखिर में रिजल्ट आया। कॉन्फिडेंट भी था मैं, क्योंकि पेपर मेरा अच्छा गया था। Okay. तो मेरा 94% आ गया था। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरे मन में रह जोड़ा, तो उस टाइम पे भी आपके स्कूल में प्री टेस्ट हुए होंगे? हाँ, प्री बोर्ड्स। तो प्री टेस्ट और प्री बोर्ड जिसको बोलते हैं, तो वो और मेन जो रिजल्ट आया 94, उसमें कितना का डिफरेंस रहा था आपका?
प्री बोर्ड्स मेरा गया था 82-83%। अच्छा, प्री बोर्ड से ज़्यादा मार्क्स वहाँ पे आ हाँ, गए। क्योंकि यही अंतर मैंने देखा कि जब कोई भी बच्चा हो, एवरेज से एवरेज बच्चा हो, मैं आज भी कहता हूँ, अगर वो पिछले 5-7 साल के पेपर लगा लेगा, ओके। 10-12% का जंप देखने मिलेगा प्री बोर्ड से बोर्ड्स में। अच्छा, तो ये एक चीज़ मुझे ये भी समझ आ रहा है, आप जो 5-10 साल का बोल रहे हैं पेपर लगा लेगा, तो उससे प्रैक्टिस हो जाता है। हमको लगता है कि क्वेश्चन का जो वेरिएशन है ना, बहुत ज़्यादा हो जाता है। बिल्कुल। तो इसलिए जो अलग-अलग क्वेश्चन आएँगे, उनका भी प्रैक्टिस है, तो वो वहाँ पे जाके सॉल्व कर लेते हैं। कि ऐसा भी होता है कि 5 साल का जैसे प्रैक्टिस किए, तो सेम क्वेश्चन भी आता है क्या? देखिए, सेम क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि आपका जो न्यूमेरिकल्स हैं, जो छोटी मोटी वैल्यूज हैं, यूनिट्स हैं, सेंटीमीटर का मीटर कर दिया, 10⁶ है तो 10⁸ कर दिया, इतना डिफरेंस रहेगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। और खासकर अब जब सीबीएसई ने कॉम्पिटेंसी वाली चीज़ रिलीज कर दी, तो अब बच्चे डरे हुए हैं। लेकिन ये कॉम्पिटेंसी वाली चीज़ नई नहीं है। अच्छा, पिछले सेशन के पिछले सेशन और इस सेशन 3 सेशन हो गए कॉम्पिटेंसी के। ओके। तो अगर ये 3 सेशन के भी जितने सेट्स हैं, जितने सीरीज हैं, सारा प्रीवियस ईयर अगर बच्चा लगा ले, तो बहुत कॉन्फिडेंटली जा करके बैठ सकता है एग्जाम में। ओके, 10th हो गया। 10th के बाद आप कौन सा स्ट्रीम चूज किए और क्यों किए? 10th के बाद सर, मैं सच बताऊं, मेरी मैथ से तो कोई अच्छी रिलेशनशिप नहीं थी भाई मैथ से। कि मुझे मैथ से तो नहीं चाहिए था मुझे मैथ्स। अच्छा, क्यों एक रीज़न ये था कि मुझे मैथ्स नहीं चाहिए था, क्योंकि मेरी ना प्री बोर्ड्स में सिली मिस्टेक्स आती थी, ओके, छोटी मोटी कैलकुलेशन मिस्टेक्स। तो मैंने कहा भाई मैथ्स मुझे नहीं चाहिए, मुझे साइंस पसंद है। ओके, मैं साइंस में अच्छा कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे बायोलॉजी स्पेशली बहुत पसंद थी। ओके, मैं समझ लीजिए क्लास 10th में 11th-12th की जो बायो की किताब थी ना, वो भी एनसीईआरटी नहीं, न्यूटन की एक किताब होती है, बड़ी भारी मोटी सी किताब होती है, जो पढ़े हैं उनको मालूम है, वो पढ़ता था ओके, पूरा एकदम अंदर डीप डाइव करके, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सिस्टम, वो सिस्टम। तो बायोलॉजी में इंटरेस्ट आया, इसलिए मैंने पीसीबी स्ट्रीम ले ली। अच्छा, पीसीबी लिया। तो अच्छा, फिर 10th के बाद 12th किया पीसीबी से। हाँ, फिर 12th के बाद तो फिर तो आपको डॉक्टरी का नीट का तैयारी करना चाह रहे थे क्या आप? मैं इसके पीछे भी एक बड़ी मस्त स्टोरी आपको सुनाऊं अगर मैं, कि नीट के लिए क्या हुआ कि मेरा मन तो चलो नीट का वैसे खास ना नहीं था। अच्छा, क्योंकि तो पीसीबी क्यों लिया था आपने? पीसीबी मैंने सिर्फ इसलिए लिया था कि मुझे मैथ्स ना मिले, अच्छा। और मेरा जो बायोलॉजी में इंटरेस्ट है वो बना रहे। ओके, ये बहुत बच्चे का कारण होता है। हाँ जी। कि जब वो 10th पास करता है तो उसका मैथ अच्छा नहीं होता, तो सोचता है यार मैथ से कैसे मेरा बिल्कुल। पीछे छूट जाए। तो सेम स्टोरी आपके साथ बिल्कुल है। बिल्कुल, ये मैं ऑनेस्टली एक्सेप्ट करूंगा कि मेरी भी स्टोरी उसी तरीके है जैसे सबकी होती है। अब मैंने बायोलॉजी ले लिया, और यूट्यूब चैनल तो मैं स्टार्ट कर ही चुका था। अच्छा, कब यूट्यूब उस टाइम भी स्टार्ट कर दिया था? यूट्यूब चैनल कोई मानेगा नहीं सर, हाँ, मैंने फेस रिवील नहीं किया था। 2020 से मैं यूट्यूब चैनल कर रहा हूँ, 2020 मार्च से। ओके, ये वही सेम चैनल है या चैनल चेंज किया आपने? सेम, बिल्कुल सेम चैनल है। आज भी अबाउट में आप जाके देखिए। मेरा नेक्स्ट हाँ, क्वेश्चन। आज भी अबाउट सेक्शन में जाइए आप, तो 25 मार्च 2020 को मैंने स्टार्ट किया चैनल। अच्छा, तो ये यूट्यूब वाली कहानी पर तो मैं आऊँगा, पूरा जी। इससे विस्तार बात होगा। वो 12 जैसे आपने हुआ पीसीबी से किया, तो फिर उसके बाद क्या स्ट्रीम, उसके बाद कॉलेज लाइफ के बारे में क्या सोचा था, कौन सा कोर्स करना है, आगे क्या ड्रीम है, आगे क्या करना है? जैसे मैंने जब अपना क्लास 12th खत्म किया पीसीबी से, उसके बाद क्या था कि नीट सबको देना ही है। हाँ। तो ड्रॉप का तो कोई सवाल ही नहीं बनता, क्योंकि मैंने नीट का फॉर्म भर करके नीट नहीं दिया। अच्छा, नीट का फॉर्म भर के नीट नहीं दिया, ऐसा क्यों? असल में क्या हुआ कि मैं यूट्यूब कर रहा था, एक क्रिएटर है, बहुत फेमस है, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ मैं उनकी। ओके, पार्थ नाम है उनका, पार्थ गोयल। उनकी नीट में ऑल इंडिया रैंक 223 है, बिल्कुल। 223 ऑल इंडिया रैंक है। ओके, उस टाइम पे वो भी यूट्यूब कर रहे थे, मैं भी कर रहा था। हम दोनों कनेक्ट में आए, टच में आए। हमने उस टाइम पर भी इंटरव्यू किया था। अच्छा, जब उस टाइम पे इंटरव्यू किया था, पॉडकास्ट? पॉडकास्ट का चलन नहीं था। अच्छा। हमने ऐसे बैठ करके अपनी अपनी जगह से इंटरव्यू हाँ, किया। पॉडकास्ट टाइप ही हो गया। हाँ, गूगल मीट टाइप। अच्छा, गूगल। वो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है आज भी। तो उस समय हम लोग कनेक्ट हुए। वो मुझसे, मैं उनसे पूछता था कि भैया मेरा 12th है यार, बचा लो मुझे नीट भी देना है 12th के बाद, बायो है मेरी, आप तो ऑल इंडिया रैंक 223 हो, बताओ मैं आप क्या बताओ करूं? क्या करूं? हाँ, और वो मुझसे कहते थे हंसी आ रही मुझे बताते हुए कि भाई मेरी अगली वीडियो आ रही है, तेरे थंबनेल बड़े मस्त होते हैं, तू मुझे थंबनेल बता दे कि मेरी वीडियो चल जाए अगली। ओके। तो मुझे ये समझ में आया कि भाई सबकी अपनी अपनी एक पॉजिटिव चीज़ है, एक अपनी पॉजिटिव स्किल है, जिसके तरफ अगर आपको खुद रियलाइज नहीं हो रहा है ना कि मेरी पॉजिटिव स्किल क्या है, तो दूसरों को सुनो एक बार। हाँ, सुनने की क्षमता होनी चाहिए आपके अंदर, बिल्कुल। कि आप दूसरों को सुन सको, है ना। अगर कोई व्यक्ति आपको कह रहा है ये चीज़ कि भाई तेरे थंबनेल अच्छे हैं, तेरी वीडियोस बनाने का तरीका अच्छा है, और वो अपने लिए पूछ रहा है, तो मतलब वो झूठी अच्छा तारीफ नहीं कर रहा हाँ, है, बिल्कुल अच्छी है तभी वो बोल रहा है। अच्छी, क्योंकि वो खुद के लिए पूछ रहा है, क्योंकि बिल्कुल। उसको खुद उस फील्ड में अच्छा करना। बिल्कुल। अच्छा, हाँ। तो उन्होंने पूछा, तो मुझे लगने लग गया भाई कि मैं
घर वालों के कहने पर, लोगों के कहने पर डॉक्टर बनने जा रहा हूँ, और एक डॉक्टर, क्योंकि वो एमबीबीएस कर रहा है तब तो उनका हो भी गया है, वो डॉक्टर खुद मुझसे बोल रहा है कि भाई यूट्यूब कैसे करते हैं। यूट्यूब कैसे करते हैं। तो मुझे समझ में आया कि कहीं ना कहीं मैं सही रास्ते पे हूँ। इसलिए नहीं कि मैं यूट्यूब कर रहा हूँ, इसलिए क्योंकि जो मैं कर रहा हूँ वो लोगों को रियलाइज हो रहा है कि वो सही डायरेक्शन में जा रहा है। ओके, तो इसी वजह से आपने नीट का पेपर नहीं दिया। एग्जैक्टली हाँ। देखो, ये बहुत ही बोल्ड स्टेप था। मैं किसी को एडवाइस तो नहीं करूंगा कि फॉर्म भर के पेपर देने मत जाओ। मेरा क्या था कि मैंने इसलिए नहीं दिया कि क्या होता है, हमारे यहाँ से यूपी बिहार में बड़ी एक्सपेक्टेशन होती है मम्मी पापा की, खासकर एकेडमिकली बच्चों से। हाँ। तो वो एकेडमिकली उम्मीद लग जाती कि यार नीट दे दिया, डॉक्टर अब तो बनेगा। डॉक्टर बनो, या तो कुछ भी मिल रहा है, नहीं तो डेंटिस्ट ही मिल रहा है, जो मिल रहा है वो ले लो। जो भी कोर्स हाँ, मिला या या बीएमएस एक नंबर से मान लो छूट गया तो ड्रॉप ले लो। ड्रॉप ले लो, ये नेक्स्ट ईयर कोई भी सिचुएशन ना आए, मैंने नीट दिया ही नहीं। क्योंकि ऐसा कुछ सिचुएशन ही नहीं है। सारी सिचुएशन अवॉइडेड, सिंपल, पेपर ही मत दो। अच्छा, फिर उसके बाद क्या क्या नीट नहीं दिया था आप? अब नीट नहीं दिया, फिर एक सीयूईटी आया। अच्छा। सीयूईटी भरा। ओके। सीयूईटी भरा तो मैंने भरा था भाई कि ऐसे सब्जेक्ट जहाँ पर जो मेरे से अलाइंड हो रहे हो, अपना भाई फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश और जनरल स्टडीज़ था। अच्छा। तो ये सारा मिला करके मुझे मिल गया जर्नलिज्म, जो मुझे चाहिए था। अच्छा, जर्नलिज्म करने के पीछे कोई ड्रीम था क्या आपका, कि देखिए, रैंडम हो गया ये? जर्नलिज्म करने के पीछे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड था रवीश कुमार जी से, ओके। क्योंकि उनका जो काम है वो मुझे बहुत पसंद था, ओके। कि वो रियल चीज़ बाहर ला रहे हैं, सही तरीके से समझा रहे हैं। और रवीश कुमार जी के ही कुछ नए चेहरे सामने आ रहे थे, उनके ही तरह के कुछ नया काम नए तरीके से यूट्यूब पे आ रहा था। ओके। चाहे आप नीतीश राजपूत को देखो, चाहे आप ध्रुव राठी को देखो, आकाश बनर्जी को देखो, किसी को भी देखो। हाँ, उसी के जैसे काम करते हैं। बिल्कुल, तो वो भी कहीं ना कहीं उनसे इंस्पायर्ड है। तो जर्नलिज्म एक ऐसी फील्ड थी जहाँ पर मेरा जो कोर स्किल सेट था, अब खुद का ना कोर स्किल सेट रियलाइज करना बहुत ज़रूरी होता है, राइट। बहुत ज़्यादा, कि अपनी आप स्किल सेट रियलाइज करो। मेरा स्किल सेट था कि मैं बात कर सकता हूँ, कि मैं कैमरे पर अच्छे से बोल सकता हूँ, कि मैं कॉन्फिडेंटली कोई भी चीज़ रिपोर्ट कर सकता हूँ और कोई भी चीज़ एक्सप्लेन कर सकता हूँ, जो सारी चीज़ें आपको जर्नलिज्म में चाहिए होती है। राइट। तो मैंने सोचा कि जर्नलिज्म करना चाहिए। और एक चीज़ बहुत ही अच्छी तरीके से समझाना चाहूँगा। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि क्या करना चाहिए लाइफ में। हाँ। मेरा मुश्किल से 4 महीने बिना सोए सिर्फ इस चीज़ पे बीता है कि मुझे क्या करना चाहिए। अच्छा, कब ये 10th के बाद या 12th 12th के बाद बहुत ज़्यादा परेशान था कि मुझे क्या करना चाहिए। आज के बच्चे 10th के बाद ही परेशान हो जाते हैं, बिल्कुल। मुझे क्या करना है। बिल्कुल। तो ये क्वेश्चन मैं स्पेसिफिक रखा हूँ कि आगे आपसे पूछूंगा कि बच्चे कैसे डिसीजन ले, 10th के बाद मुझे क्या करना है, 12th के बाद क्या करना है। तो पहले आपका ये कवर कर लेता हूँ कि ये जर्नलिज्म किया, फिर उसके बाद। जी, तो जर्नलिज्म किया मैंने। उसके बाद मैं आया दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और बहुत खुश था मैं कि चलो डीयू मिल गया है, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशंस कुछ खास थी नहीं हमारी। अच्छा। कि भाई प्राइवेट में जाएं। आज भी अगर कोई प्राइवेट कॉलेजेस जो हैं जर्नलिज्म के, उसको सर्च करोगे आप तो बहुत ज़्यादा फीस है उसकी, राइट। और स्कैम ही एक तरीके से, है ना, क्योंकि इतनी ज़्यादा फीस देकर के कोई खास प्लेसमेंट तो होती नहीं है इसमें। प्लेसमेंट तो आईआईटी या नीट जैसी। नीट जैसे अपनी खुद की कुछ इसमें कर बिल्कुल, सकते खुद हैं, या की किसी skills। कंपनी में जाके आप काम कर। खुद की स्किल्स, खुद से इंटरव्यू दो, खुद से सिलेक्ट हो। तो जर्नलिज्म किया मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और अभी मेरा फाइनल सेमेस्टर चल ही रहा है। अच्छा, अभी फाइनल भी नहीं हुआ है। अच्छा, यूट्यूब साथ में करते रहे थे या? बिल्कुल, यूट्यूब को मैंने एक भी दिन नहीं छोड़ा। अच्छा। अच्छा, यूट्यूब के पीछे इतना मोटिवेशन कहाँ से था? अच्छा, जब फर्स्ट डे, मैं चलो फर्स्ट डे पे जाता हूँ, यूट्यूब के कहानी पे अब आता हूँ कि जब फर्स्ट डे आप यूट्यूब स्टार्ट किया था, उस दिन क्या मन में आया था कि यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया? क्या सोचा था? कुछ तो आई होगी, जैसे हम लोग आज लेट से कोई पॉडकास्ट देख रहा है तो उनको अच्छा लगा होगा, तो मैं सोच रहा होगा कि मैं पॉडकास्ट करूँगा। तो आपके मन में क्या देख के आया था ऐसा? देखिए, मैं ऑनेस्टली अगर बताऊं सच सच, तो यूट्यूब शुरू करने का एक ही सिंपल सा रीज़न था कि मुझे चस्का चढ़ा था कि मुझे बनना है एक्टर। ओके। मुझे बनना है एक्टर। क्या होता है ना, जब एक इंसान छोटे मोटे प्ले कर लेता है स्कूल के लेवल पे, स्टेज पे जा करके, उसको जब दिखता है कि अरे यार ऑडियंस तो पागल हो रही है, ऑडियंस तो तो वो सोचता है कि मैं तो भाई कुछ नहीं, मैं तो रॉक स्टार हूँ। मैं अगला रणबीर कपूर हूँ। तो मुझे भी रणबीर कपूर बनने का चस्का चढ़ गया कि भाई अब तो मैं बनने वाला हूँ कुछ बहुत बड़ा। अब मैं करूं क्या, मैं परेशान हूं। मैं समझ लीजिए इतने सारे वीडियोस देख डाला उस टाइम पे, मैं सोचता हूं कि मैं क्या आदमी था। ओके। मैं रिश्तेदार का फोन मांग के देख रहा हूं कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी की स्ट्रगल स्टोरी क्या थी। ओके। कि मैं मुंबई जाऊंगा, 12 साल तक भटकता रहूंगा, 13वें साल तो काम मिलेगा मुझे, नवाज भाई के जैसे, या फिर अक्षय कुमार के जैसे, या फिर राजकुमार राव के जैसे। कई सारी स्ट्रगल स्टोरीज, कई सारा तरीका, हर एक चीज देख डाली दुनिया भर की। एक्टर बनने का एक हाँ, passionate पूरा हो। चस्का चढ़ गया था कि एक्टर बनना है। अच्छा, तो पहला वीडियो जब आपने बनाया था यूट्यूब पे, क्या बनाया था? नहीं, पहला वीडियो तो मेरा इसी से रिलेटेड था। एक्चुअली क्या हुआ, उसके बाद मुझे एक व्यक्ति मिले मेरे ही लोकल में। ओके। वो मुंबई जा करके आ चुके थे, तो अब उनको वो सारा एक्सपीरियंस था जो मैं यूट्यूब पे देख रहा था। ओके। अब उन्होंने बताया कि बेटा
यूट्यूब पर जो आप देख रहे हो और असली में जो होगा ना, उसमें बहुत ज़्यादा अंतर है। ओके। तो ये मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप किसी करियर को लेकर कंफ्यूज हो ना, तो किसी ऐसे व्यक्ति से मिलो जो उस चीज़ को जी करके आया हो। ओके, बहुत सही बात आपने ये बोला कि जो उस चीज़ को कर रहा है उससे बेहतर कौन बता सकता बिल्कुल। है। जो चीज़ वो जी करके आया, जो आप जीना चाहते हो, हाँ। वो चीज़ आप देखो, उनसे बात करो, उनको से समझो। मैं उनसे मिला, पूरी बातचीत करी। वो कास्टिंग डायरेक्टर या असिस्टेंट डायरेक्टर वगैरह रह चुके थे। वाह। तो उन्होंने बताया कि भाई इंडस्ट्री ऐसे काम नहीं करती है। ओके। उन्होंने मुझसे सिर्फ एक सवाल पूछा हाँ। कि तुम ये सब सोच रहे हो 2020 में, हाँ। पिछले 10 साल में बताओ एक नाम जो आउटसाइडर एक बड़ा नाम बन गया हो। ओके। मैं सच बता रहा हूँ, नाम नहीं सोच पाया मैं। ओके, कोई था ही नहीं तो आप कैसे सोच पाते। बिल्कुल। जितने एग्जाम्पल थे सब पहले के थे, ओके। 1990s 2000s के। ओके। उन्होंने बोला बहुत मुश्किल है आउटसाइडर को जगह बनाना, बहुत सारे स्किल सेट चाहिए होंगे, सिर्फ स्कूल में एक्टिंग करने से कोई एक्टर नहीं हो जाता है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि मुंबई में भी उन्होंने ये देखा था कि लोगों को जब वो असिस्ट करते थे डायरेक्शन के दौरान, तो वो बोलते थे कि जो तुम्हारा टैलेंट है, जो तुम्हारा कोर स्किल सेट है, उस पर कुछ करो। और उन्होंने बोला यार आजकल तो यूट्यूब चल रहा है, यूट्यूब पे करो। वहाँ पर तुमको किसी डायरेक्टर के लिए लाइन में नहीं लगना है, ऑडिशन के लिए लाइन में नहीं लगना है, डायरेक्ट अपना प्लेटफॉर्म है, ओपन टू ऑल, जा करके करो। जैसे वहाँ पे आपको नेम और फेम मिल जाएगा तो फिर तो इजिली आप कहीं पे जा बिल्कुल। सकते। हाँ। तो मैंने क्या किया कि मेरे भाई ने बोला कि यार तू मुझे इतना पढ़ाता रहता है भाई मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे और जा भाई अपना कुछ कर ले, यूट्यूब पे ही कुछ कर ले। तो उसने बोला कि मुझे बख्श दे और जा यूट्यूब पे एक बार ट्राई कर, चल जाएगा पक्का। क्योंकि मुझ जैसे गधे को एक बैक बेंचर को जब समझ में आ सकती है चीजें, तो उनको भी अच्छा, भाई आएगी। बोला ऐसा। हाँ, तो उसने ही मुझे मोटिवेट किया कि जाओ बनाओ। मैंने बनाया पहला वीडियो आप देखेंगे मेरा, पीछे घर वालों की आवाज आ रही है, ओए चल खाना लग गया, खाना खा ले। अभी भी है क्या। अभी भी पड़ा है वो वीडियो। मैं किस तरीके से रिश्तेदार का फोन मांग के Redmi Note 7 ऊपर फंसा करके नीचे ऐसे लिख रहा हूँ, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ओके। तो इस तरह से मैं बना रहा था वीडियो। अच्छा, भाई अभी क्या कर रहा है। भाई मेरा अभी इंजीनियरिंग कर रहा है। अच्छा, इंजीनियरिंग कर रहा है। आप 12th में उनको पढ़ाए थे। करेक्ट। ओके। तो फिर आप यूट्यूब पे पहला वीडियोस बनाए। हाँ। तो जैसे आप यूट्यूब ने शुरू कर दिया, तो सबसे पहले जो है कब लगा कि यूट्यूब पर फैम मिलने लगा और कौन सा वीडियोस लगा। मुझे आज भी याद है कि पहला सब्सक्राइबर कौन था जो मुझे अटेंशन देता था। जैसे स्कूल के जो अभी आप परफॉर्मेंस करते हो, उसमें एक जो पहली क्लैपिंग या पहली हूटिंग जो कर रहा होता है ना आपका दोस्त, वो याद वो आपको हमेशा याद होता है। उस तरीके से मुझे याद था, एक लड़की थी कोई, ओके। ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती थी कि भैया मुझे बहुत मज़ा आता है आपके पढ़ाने से, जबकि कुछ खास मैं पढ़ा नहीं रहा था। ओके। लेकिन वो एक इनिशियल सपोर्ट आपको बहुत ज़रूरी होता है कि कोई रैंडम व्यक्ति सपोर्ट कर रहा है। और ये तब हो पाया ना जब मैंने एक चीज़ करी जो 99% लोग नहीं करते। हाँ। 99% लोग यूट्यूब स्टार्ट करके अपनी लिंक शेयर कर देंगे रिश्तेदार में, परिवार में, सब जगह, हाँ, अपने सब्सक्राइब दोस्तों में। करो इसको। हाँ। मैंने आज तक नहीं किया। ओके। मेरे 1.5-2 लाख सब्सक्राइबर हो गए थे, किसी को पता ही नहीं था कि इनका चैनल लगा मैं यूट्यूब पे भी हूँ। ओके। फेस तो रिवील था ही नहीं। हाँ। और कोई जानता भी नहीं था, क्योंकि मुझे चाहिए था ऑर्गेनिक। तो बहुत टाइम लगा, 6-7 महीने घिसता रहे, उसके बाद जाके कुछ हुआ। लेकिन हाँ, वो 1-2 सब्सक्राइबर याद है जो मेल भी करते थे, मैसेज भी करते थे ओके। कि क्या भैया नाम आपका था उनका, कंटेंट अच्छा बताना है। चाहेंगे। उनका नाम कुछ आलिया करके ऐसे कुछ नाम था उनका। अच्छा। हाँ। जब आगे आप बढ़ गए तो उनसे बात हुई कभी। इंस्टाग्राम पे अभी भी याद है वो चैट, मैं शायद आपको स्क्रीनशॉट भेज सकता हूँ। ओके। वो चैट उसने भेजी थी कि भैया वो टाइम पे आपने चैनल स्टार्ट किया था, अभी मेरा नीट निकल गया है और मैं MBBS कर रही हूँ। वाह, कभी उनसे बात करो एक बार, लाओ अपने चैनल पे क्योंकि आपकी सोचो आप कितना सपोर्ट किया उन्होंने कितना इनिशियली, support कितना मोटिवेट किया कि मैं रोज सुबह उठ करके उसी का एक कमेंट आ रहा था, देख रहा था। अच्छा, डेली कमेंट आ रहा था। हाँ, कि वाह भैया मजा आ गया, अगले वीडियो में ये करो, वो करो, मजा आएगा, ऐसे करो, वैसे करो। अच्छा। तो मजा आता था, करते गए। और ये चीज़ बहुत ज़रूरी कि जब भी आप यूट्यूब करो, किसी के साथ शेयर मत करो लिंक, ऑर्गेनिकली आने दो, जो भी बच्चे आ रहे हैं, जो भी लोग आ रहे हैं, आपके सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं। ओके। और तब अच्छा फर्स्ट टाइम कब लगा कि फेम मिल गया, मेरा क्वेश्चन यही था। हाँ, फर्स्ट टाइम अगर आपके सवाल पे आऊँ तो फर्स्ट टाइम मेरी एक वीडियो चल गई थी। एक तो चलो सिलेबस रिडक्शन हुआ था, वो थोड़ी बहुत चल गई थी कि लोग सिलेबस रिडक्शन बता रहे थे, टॉपिक क्या क्या हटाए, मैंने पेज नंबर बता दिया कि जाओ भाई मार कर लो किताब में, ये क्या पढ़ रहे हो, टॉपिक कौन सा हटाए। बच्चे को क्या पता टॉपिक कौन सा हटाए, उसकी तो नई नई किताब आई है ना। नई नई किताब आई। अच्छा, उसमें आपने बता दिया कि 90s पेज से ये ये हट गया। यहाँ से यहाँ हट गया है, तो वो एक चल के हल्का सा। और एक हल्का सा एनिमेटेड टाइप में मैंने बना दिया था, थोड़ा हिंदी की एक स्टोरी, ओके। अपने लेवल का एनिमेशन, जो कि एनिमेशन नहीं होता है। ओके। अच्छा, उस टाइम पे अपने हाँ, लेवल का। उस टाइम पे किया और वहाँ से क्लिक हुआ कि बच्चे को ना ऐसा चीज़ पसंद आ रहा है। सब लोग स्मार्ट बोर्ड पे आके पढ़ाओ या फिर कैमरे पे आके, वो एक अलग स्टाइल है। लेकिन एक अलग स्टाइल ये चल सकता है कि एनिमेशन के साथ करो। ओके। और रिसेंटली हमने उस एनिमेशन को इम्प्रूव करते करते इस लेवल का एनिमेशन दिए है कि समझ लीजिए बड़ी बड़ी कंपनीज के ऐसे ऐसे ऑफर आए हैं ना, अच्छा। लाइफ चेंजिंग ऑफर्स आए हैं वो लेवल का एनिमेशन देख करके कि जब ये बंदा अकेला इतना कर सकता है। इस लेवल का एनिमेशन डिलीवर कर सकता है, उसके अंदर इतनी हिम्मत है
कि वो अकेले अपनी इतनी सेविंग्स लगा दिया। मुझे कई लोगों को नहीं पता है, मैंने अपनी फेस रिवील वाली वीडियो में बताया था कि मैंने लोन लेकर के ये चीज़ की है, ओके। जो कि बहुत बड़ी चीज़ थी मेरी फैमिली के लिए। हाँ, फैमिली बैकग्राउंड पे आऊँगा। तो अच्छा चलो फैमिली बैकग्राउंड आप छेड़ दिया तो उसी पे बात करता हूँ। फैमिली बैकग्राउंड आपका कैसा है? फैमिली बैकग्राउंड सर मैं ना कभी जिक्र नहीं करता हूँ इसका, पता है क्यों? आपने देखा होगा कई बार लोग ना जानबूझ करके एग्जैजरेट करते हैं अपनी चीज़ों को, हाँ, इमोशनल। करते हैं अपनी चीज़ों को। मैंने आज तक कभी इस बारे में जिक्र ही नहीं किया। ओके। मेरा समझ लीजिए ये हालत था कि हम लोगों के पास एक टाइम पे पढ़ने लिखने का पैसा नहीं था। अच्छा, स्कूल टाइम पे। बिल्कुल, किसी तरीके पापा ने एडमिशन कराया था, अच्छा। वही स्कूल ड्रेस पहन के हम लोग जा रहे हैं। बहुत मुश्किल थी, क्योंकि जब हर वो आदमी रिलेट कर पाएगा जिसके मम्मी पापा को बहुत मुश्किल से जॉब मिली हो कोई सी भी। बिल्कुल। क्योंकि जब इंसान के पास पैसा नहीं होता है तो उसका कोई रिश्तेदार भी नहीं होता है, ना ही उसका कोई दोस्त होता है। यहाँ तक कि हो सकता है कि उसकी खुद की वाइफ भी उसका उतना सपोर्ट ना करे, बिल्कुल सही बात आप बोल। जब अगर पैसा नहीं है। तो उनकी बहुत दिनों तक कोई जॉब नहीं थी, वो परेशान थे काफ़ी। कभी जूस की दुकान, कभी चाय की, कभी महाकुंभ में दुकान लगाना, कभी कुछ करना, बहुत सारी छोटे मोटे चीज़ें करी उन्होंने। अच्छा। जिस पर मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा क्योंकि ये मेरा अपना पर्सनल वो है कि मैं अपने माता पिता की चीज़ों को सामने ला करके फेम या फिर कोई इमोशनल रील बनवाना नहीं चाहता हूँ। ओके, रील की बात नहीं है, मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि जिस सिचुएशन से आपने गुजरा है कि हमारे बिहार और यूपी में लाखों हज़ारों बच्चे का ये सिचुएशन हो सकता है, तो उनके लिए एक ये मोटिवेशन भी हो सकता है। तो इसलिए मैं जानूंगा कि उस टाइम का आप एग्जैक्ट बताइए कैसे कैसे संघर्ष हुआ था, क्योंकि आप जानते हैं यूपी बिहार का 90% Correct. स्टोरी देखे तो ऐसा ही होगा, और आप इसलिए इसको पूरा बताएं। यूपी बिहार और जिस भी इलाके में जिसने ये फेस किया है, मैं बताऊँ एग्जैक्टली अगर उस सिचुएशन की बात करूँ, मैं समझ लीजिए क्लास 1-2 में रहा हूँगा या UKG 1 में, जब एडमिशन ही नहीं होता है 1-2 में। इतनी छोटे की चीज़ मुझे याद है कि बेल होता है, एक बेल का शरबत लोग जानते हाँ, होंगे। बेल का शरबत। हाँ, तो बेल का शरबत गर्मी में ज़्यादा मिलता है। हाँ, पापा बेल का शरबत बेचा करते थे। ओके। वहाँ से मुझे बेल समझ में आया कि बेल नाम का भी कोई फल है। ओके। तो वो मुझे बहुत पसंद था। बेल को जब आप शरबत निकाल दो तब भी उसका खुरचन लगा होता है खुरचन साइड लगा में। होता है। तो वो मैं चम्मच से या चाकू से निकाल करके खाता था। मुझे बड़ा पसंद था वो मीठा मीठा। तो वो पापा जूस की दुकान लगाते थे, फिर पानी वगैरह भी बेचा उन्होंने पाउच का। ओके। समझ लीजिए ये हालत थी कि उनके खुद के लोग उनको सपोर्ट नहीं करते थे, पानी नहीं भरने देते थे अपने घर से। ओके। अपने घर से अच्छा, पानी खुद के दोस्त नहीं भरने देते थे? खुद के घर वाले। अच्छा, खुद के घर वाले। अच्छा, चाचा अंकल। अब आप ये सोचिए, ओके। मैं नाम नहीं लूंगा, वो तो रिश्तेदार अपना है। हाँ, तो जो भी लोग थे, उसके बाद उन्होंने पड़ोसी की मदद लेकर के पानी का पाउच भरवाया। रबड़ खरीदने का पैसा नहीं था सर। रबड़ है, लाल पीला रबड़ बनता है पानी पे, पाउच 2 रुपए का हाँ, बिकता है। मैं समझ रहा हूँ। वो रबड़ खरीदने का पैसा नहीं था। आज भी वो पड़ोसी मुझे याद हैं, अच्छे से याद हैं, और वो एक मुसलमान थे। ओके। लोग आज भी हिंदू मुस्लिम को लेकर वो करते हैं। हाँ, हाँ। उन्होंने ये सब नहीं सोचा हाँ। कि भाई ये हिंदू मुस्लिम क्या है क्या नहीं। उन्होंने शांति से चुपचाप मदद करी, देख करके कि ये बेचारा परेशान है। अच्छा, वो पड़ोसी साइड वाले जो थे, बिल्कुल। अपने लोग नहीं कर रहे थे। एग्जैक्टली। अच्छा, आज क्या रिएक्शन रहता? आज आप अच्छे नाम कर रहे हैं और जाते हैं तो अपने लोग का कैसा रिएक्शन रह रहा? सर अभी तो ये है कि पापा, सच बता रहा हूँ मैं, कभी वो ज़्यादा इमोशनल ऐसे होते नहीं, ज़्यादा अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। लेकिन फिर भी वो खुश कभी कभी होते हैं। आप, मैं बताऊँ आपको ना, मम्मी के चेहरे पर आप खुशी देख लेंगे। हाँ। जो बाप होता है ना, वो बड़ा सॉलिड आदमी होता है। राइट। आप पहचान नहीं पाएंगे कि वो दुखी है कि खुश है। खुश है, एकदम वो सॉलिड रहता है। बिल्कुल आप सही बोल रहे इतनी सारी परिस्थितियों से जब इंसान गुजर जाता है तो उसको पता नहीं चल पाता है ना कि भाई, आप उनको पहचान नहीं पाओगे देख करके कि वो दुखी हैं, परेशान हैं या खुश हैं। लेकिन हाँ ये है कि प्राउड तो है, मम्मी बताती है कि खुश हैं। अच्छा, खुश है। तभी पापा को कहीं घुमाया, टूर करवाया? सर ये भी एक पर्सनली चीज़ है कि पापा को असल में मेरे बीमारी है, पार्किंसंस है उनको। कई सारे लोग जानते हैं, न्यूरो डिजीज़ होती है। ओके। और वो भी लग गई उनको बहुत ही अर्ली एज पे ही, तो उससे उनका जीवन और ही ख़राब होता चला गया। तो कुछ खास टूर वगैरह तो नहीं कर पाते हैं, वो घर में ही रहते हैं। लेकिन घर में जो भी उनको पसंद है, मीठा वगैरह जो भी है, वो मैं ले जा करके दे देता हूँ कि भाई आप खाइए। और उनको आसपास घुमाता हूँ कि हाँ भाई, शहर में ही आसपास इलाहाबाद में ही जो भी चीज़ें जगह है वहाँ घुमाता हूँ। अच्छा, आपका फेवरेट कौन है, मम्मी या पापा? पापा से ही मैं हमेशा से जुड़ा रहा, क्योंकि मैंने उनको देखा ना कि वो बेचारे बहुत परेशान रहते थे हम लोग के लिए। आज घर का बड़ा बेटा थे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरा बढ़ता है। पूरा। ओके। अभी बड़ा छोटा भाई इंजीनियरिंग कर रहा है। हाँ अच्छा, यूट्यूब पे आपने जैसे कि बताया कि पहला वीडियो आपका वो बनाया था तो वहाँ से वायरल हुआ, मतलब अच्छा व्यूज आया था। तो फेस रिवील आप क्यों नहीं कर रहे थे, क्या रीज़न था उसके पीछे? और जब अभी आपने कुछ टाइम पहले फेस रिवील किया तो क्या रीज़न था इसके पीछे? सर, एक्चुअली
जब मैंने शुरू किया था ना तो मुझे पता नहीं था इतनी चीज़ें ओके। कि फेस की एक आइडेंटिटी ज़रूरी है यूट्यूब चैनल पर, या फिर एक टीचर से बंदा तब जुड़ता है जब आपका फेस हो, इमोशन हो, ये सारी चीज़ें हों। तो फेस रिवील मैंने तब तक नहीं किया था जब तक मुझे सारी चीज़ें रियलाइज़ नहीं हुई। धीरे धीरे क्योंकि चल भी रहा था चैनल, एनिमेशन वाला स्टाइल लोगों को पसंद आ गया था, हम लोग बिना फेस रिवील के कहाँ तक, लगभग 7-8 लाख सब्सक्राइबर तक आ गए अच्छा, 7-8 लाख का सफ़र पूरा कर लिया। बिना फेस रिवील के। ओके। तो क्या ज़रूरत महसूस होगी फेस रिवील की। ओके। लेकिन फिर रियलाइज़ हुआ कि बच्चे को जब तक एक पर्सनल कनेक्ट ना दो, जब तक उसको पता ना हो कि पढ़ले अक्षय के पीछे अक्षय भैया हैं कौन, हाँ। तब तक मज़ा नहीं आएगा। तो फाइनली फेस रिवील किया। इंडस्ट्री में कई सारे लोगों ने तो ऑलरेडी बोला था कि भाई फेस रिवील कर लो यार, ओके। मज़ा आएगा, आओ तो सामने। ओके। तो हमने किया। अच्छा, कौन बोले थे? किसी का नाम याद है? 1-2 नाम बताए था। नाम तो मैं शेयर कर ही सकता हूँ। प्रशांत किराड नाम के एक एजुकेटर हैं, बिल्कुल। तो उन्होंने बोला था कि यार तुम फेस रिवील कर लो, तुम्हारा चैनल अगर फेस के बिना यहाँ तक आ सकता है ना, ओके। तो तुम फेस रिवील करोगे तो और आगे तक जाओगे। ओके। अच्छा, अभी आपको किसी बच्चे का नाम याद होगा जो सबसे पहले आपसे पढ़ के अच्छा रिजल्ट आया होगा, या हो सकता है वो एवरेज बच्चा हो, हाँ। या स्टार्टिंग से टॉपर हो, कौन था वो? सर एक तो मैंने बच्ची बताई, आलिया नाम था उसका शायद से। ओके। उसका मैं आपको भेज दूंगा स्क्रीनशॉट, उसमें आप देख सकते हैं नाम। आई डोंट थिंक कि उसको कोई प्रॉब्लम होगी इससे, ओके। क्योंकि वो रिसेंटली मुझे बता रही थी किस तरह से उसने अपना नीट वगैरह किया है। अपने छोटे भाई के लिए पूछ रही थी कि अभी वो 12th में है, क्या करना चाहिए। तो एक तो वो बच्ची हो गई। एक बच्चा था, सूर्य नाम था। तो चलिए एक बात आज बोलते हैं, मुझे लगा है हिसाब से डिस्कस करना जी। चाहिए कि अभी 10th के बाद बहुत सारे बच्चे डिप्रेस होते हैं कि 10th होने वाला रहता है, उस टाइम से ही हो जाते हैं कि क्या करेंगे, 10th में अच्छा होगा कि नहीं होगा। तो उसको कुछ, जैसे आप मेंटर देते हो, मेंटरशिप देते होंगे, तो मैं चाहूँगा कि वो बच्चे आज यहाँ गूगल फॉर्म हम लोग एक डाल देंगे हाँ। कि जो बच्चे को लगेगा कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, ये क्वेश्चन तो भी आपसे ले ही लूँगा। यदि उससे भी समझ में नहीं आता है तो वो बच्चे गूगल फॉर्म फिल करे, आप उसको पर्सनल मेंटर पूरा या अपने टीम से आप उसका मदद बिल्कुल, करवाएं। कि मेरा यही मोटिव रहता है, जब भी मैं किसी के साथ पॉडकास्ट करता हूँ तो जो हमसे बच्चे जुड़े हुए हैं उनको कुछ बेनिफिट हो पाए। करेक्ट। हाँ, या सुनने से या कुछ उसको हम दिला सके तो वो हो पाए। तो मैं चाहूँगा कि आप उन बच्चे को गाइड करें। और अभी आप मतलब थोड़ा सा बता दीजिए बच्चों को कि 10th किस के तरह बाद से। हाँ, किस तरह से उसको डिसीजन लेना चाहिए कि मुझे क्या करना है। ठीक है। 10th के बाद, जैसा मैंने बताया, मैं 12th के बाद काफ़ी परेशान था। 10th के बाद भी ये बहुत बड़ी परेशानी सामने आके खड़ी हो गई कि भाई अब मैं लूँ क्या। हाँ। मैथ्स तो मुझे समझ नहीं आ रही, बायो लूँ, या फिर कहीं मेरा इंटरेस्ट था उस टाइम पर भी, मैं काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस था कि अरे यार आगे चलकर बिलियनियर बनना है, मिलियनियर बनना है, कॉमर्स ले लो, पैसा ही पैसा। लेकिन हाँ, बच्चा, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे सिस्टम की कि बच्चा क्लास 10 तक तो कॉमर्स का कुछ पढ़ता ही नहीं है। हाँ, अकाउंट्स, BST, इकोनॉमिक्स कुछ नहीं पढ़ता। इकोनॉमिक्स के नाम पे वो 10th की किताब में क्या है, विलेज ऑफ पालमपुर। उसमें क्या पढ़ेगा वो, क्या पढ़ेगा, कुछ भी स्टोरी नहीं हो गया वो तो। बिल्कुल। तो अब बच्चा परेशान है, अब वो क्या ले। तो अब दिक्कत ये है कि आप क्या सोच सकते हो कि मैंने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था इकिगाई का। हाँ, कई सारे लोगों ने पढ़ा भी होगा, बिल्कुल, लेकिन लोग इसको सही तरीके से इसको यूज़ नहीं कर पाते हैं। मैंने जो बताया, जो मैं एक्टर बनने के लिए काफ़ी आतुर था, तो मेरे वो अंकल थे जो मिले, उन्होंने समझाया। तो उन्होंने भी ये चीज़ बताई कि इकिगाई एक बहुत सही कॉन्सेप्ट है। उसको अगर तुम सच में एनालाइज करो और सही तरीके से अप्लाई कर पाओ अपने लाइफ में, सबके लाइफ में अप्लाई नहीं होगा, पहली बात, हाँ, सबके लाइफ में नहीं होगा, क्योंकि उसमें कई सारे टर्म्स होते हैं कि आप किस चीज़ के लिए पैशनेट हो। दूसरी, क्या आपको फ्यूचर में पैसा दे सकती है, क्या आपके लिए इनकम स्ट्रीम है। क्योंकि सबसे बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है कि पैशनेट का मतलब होता है कि मैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कर वो सिर्फ उनके लिए है, सच बता रहा हूँ, जो फाइनेंशियली बहुत अच्छे हैं, फाइनेंशियली बहुत स्टेबल है अपने घर पे। ओके। बिल्कुल भी मेरी हालत ऐसी नहीं थी, उल्टे हालत थी बिल्कुल। हाँ, वो तो तो अब मैं कर नहीं सकता वो चीज़। तो अब मैं क्या करूँ, कोई ऐसी चीज़ जिसके लिए मैं पैशनेट हूँ, साथ में जो चीज़ आगे जा करके एक इनकम स्ट्रीम बन सकती है, एक श्योर शॉर्ट इनकम स्ट्रीम। तो मैं पैशनेट था साइंस को लेकर, साइंस बहुत पसंद था एज अ सब्जेक्ट, बायोलॉजी बहुत पसंद थी। और आगे जा करके मुझे लगा कि भाई सबसे अच्छा, सबसे स्टेबल करियर क्या है, नीट करके MBBS कर लो, उसमें तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी है। हाँ, कोई ले ऑफ वगैरह आपका नहीं हो रहा है डॉक्टर का। डॉक्टर का। तो वो मैंने सोचा, इसीलिए मैंने PCB ली। और सबसे बड़ा रोल इसमें यह है कि मैंने, सच बता रहा हूँ, 5% ही सोचा होगा कि ले ऑफ और डॉक्टर और ये सब मत सोचना कभी भी। हमेशा गलत डिसीजन लोगे। हमेशा ये सोचना कि तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है,
सच में अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है ना कोई सब्जेक्ट में तो उसको ले लो। जब इंटरेस्ट ना हो कि किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है, कि बच्चे होते हैं पढ़ाई मन ही नहीं लगता है, तो आप कुछ सोचो कि भाई क्या ले सकते हैं। उस सिचुएशन में अपने हाँ, मेंटर से बात करो, बिल्कुल। देखो कि आपके जगह पे कौन अच्छा कर रहा है आपके आसपास में, बिल्कुल। या किसी टीचर से कनेक्ट हो तो उनसे बात करो। करेक्ट। हाँ, अदरवाइज अगर आपका कोई सब्जेक्ट इंटरेस्ट है तो आंख बंद करके वो लो, चाहे आपको कोई कुछ दूसरा ही सजेस्ट कर रहा हो, लेकिन आपका जो सब्जेक्ट इंटरेस्ट है वो ही लेना, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग की करियर अपॉर्चुनिटीज कैसी हैं एंड क्या है। क्योंकि हर सब्जेक्ट का, हर टैलेंट का करियर स्कोप है, अगर आप हार्ड वर्किंग हो और अगर आप मेहनत करने को तैयार हो उस फील्ड में। ओके। जैसे कि मुझे अभी पता है, ये बच्चे का गाइड वाला बात हो गया, आपका 2 चैनल चलता है। हाँ जी। एक पढ़ले तेंथीज है, एक पढ़ले अक्षय है। यही देखिए, यही सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, असल में हाँ, कई सारे चैनल्स हैं पढ़ले नाम से, हाँ। ठीक है। हमारा जो चैनल है हाँ। उसमें आपको पढ़ले अक्षय जरूर मिलेगा। हाँ, पढ़ले अक्षय जरूर। तो वो लोगों से बच्चा रिकॉग्नाइज कर सकता है कि पढ़ले अक्षय और पढ़ले सीनियर्स, ये 2 चैनल्स हमारे हैं। कुछ चैनल्स और हमारे खुल रहे हैं, तो हर जगह पर वो अक्षय टर्म रहेगा जिससे बच्चा रिकॉग्नाइज कर सकता ये है। तेंथीज आपकी चैनल नहीं, पढ़ले तेंथीज? नहीं, पढ़ले तेंथीज अथर्व का चैनल है, ओके। अथर्व पुराणिक का, और वो लोगों ने शुरू किया। एक्चुअली हुआ क्या ना, इसकी भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ओके। कि हम लोगों ने बिल्कुल सेम टाइम पे लगभग शुरू कर दिया। ओके, यूट्यूब चैनल। हाँ, और दोनों इंडिपेंडेंट थे, ओके। दोनों ग्रो कर रहे थे अपने टाइम पे। अच्छा, उस टाइम बात थी दोनों या दोस्त थे? बिल्कुल भी नहीं। ओके। वो कहाँ, शायद मध्य प्रदेश से हैं, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। ओके। तो उस टाइम पर ना कोई बातचीत ना कुछ। उनका चैनल था कुछ अथर पुराणिक नाम से, उनकी वेबसाइट उन्होंने बनाई थी पढ़ले नाम से, और मैंने यूट्यूब चैनल बनाया था पढ़ले नाम से। कुछ पता नहीं था हमें, फिर आगे जाके मालूम पड़ा कि ये नाम हमारा सेम है। कई सारे बच्चे आज भी कंफ्यूज हैं, मगर अब तो मेरे अथर भाई से, प्रणय भाई से बातचीत भी होती है। ओके। तो अब तो क्लैरिटी है भाई कि हाँ, उनका चेहरा वहाँ पर प्रस्तुत वहाँ पे है। वहाँ पे देखो। और हम तो अब यहाँ पर हैं फेस रिवील के साथ। पढ़ले अक्षय एक अलग टर्म बन चुका है, पढ़ले तेंथीज एक अलग टर्म बन चुका है। ओके। अच्छा, पढ़ाते पढ़ाते जैसे आप बच्चे को पढ़ा रहे हो, सबसे खुशी का मोमेंट कौन रहा? बहुत हैप्पी मोमेंट हो, जहाँ लगा होगा यार ये ड्रीम था, ये मिल गया मुझे अभी तक? अभी तक का अगर मैं बताऊं आपको, कई सारे मोमेंट्स ऐसे हुए, मगर सच सच अगर बताऊं आपको, हाँ, बिल्कुल। जो मोमेंट ने ना, मतलब मेरे को हिला दिया अंदर से ओके। कि क्या? भाई ऐसा भी हो सकता है। ओके। एक तो वो वाला बताया मैंने आपको, सुसाइड वाला, वो जो बच्चा बोल रहा था, वो सुन करके मैं दहल गया बिल्कुल कि भाई कोई सुसाइड कैसे कर सकता है। एक बच्ची थी जिससे मैं बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाया। ओके। क्या होता है ना, लड़कियों के साथ बहुत ही अलग तरीके से घर में बिहेव किया जाता है। राइट। बहुत ज़्यादा हम पैट्रियार्कल सोसाइटी में जी रहे हैं, चाहे आज कोई कितना भी कहे कि हम बहुत मॉडर्न हो चुके हैं, हम तो इंडियाज गॉट लेटेंट देखते हैं। ऐसा कुछ है नहीं, है ना। छेड़ दिया अभी। ऐसा कुछ है नहीं, कोई खास कोई मॉडर्न है नहीं। हाँ, आज भी हम उसी सोसाइटी में हैं। हाँ, सोच से मॉडर्न नहीं हुआ। एग्जैक्टली। रात को आप नेटफ्लिक्स और अमेजोन प्राइम देख रहे हो, सुबह उठ के आप फिर से वही पंचायत में आ जाते हो, है ना। सुबह उठ के आप वही घर का सीरियल लगा दोगे जहां पर बहू का काम कराया जा रहा है। हाँ, तो सोच हमारी आज भी वैसे ही है। वैसे ही। अब होता क्या है इसमें कि एक बच्ची ने मुझे बताया कि मैं हूँ और मेरा एक भाई है, उसकी 12th हो गई, ओके। उसकी 12th हो गई है, हाँ, ठीक है। अब उसके 10th में भी अच्छे मार्क्स, 12th में भी अच्छे मार्क्स। अब वो बच्ची पर प्रेशर बनाया जा रहा है लगातार कि भाई तेरे तो उसके 90 to 94 आए हैं, कितने आए थे, अब तेरे 97 आने चाहिए, उससे 1% ज़्यादा। ओके। हम नहीं जानते कोई चीज़, अच्छा, प्रेशराइज कर दिया फिर। पूरा बहुत गलत तरीके से। क्योंकि सिर्फ पढ़ने को तो नहीं बोल रहे हो तुम उससे, तुम अपने बेटे को पूरे चांसेस दे रहे हो कि तुम पढ़ो, और अपनी बच्ची को तुम पढ़ाई के साथ साथ घर का काम, हर एक काम, फ्रॉम पोछा टू डिश क्लीनिंग, हर एक चीज करा रहे हो भाई। और उसके बाद तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो अच्छे कि वो marks ज्यादा अच्छे नहीं, हाँ। बेटे से ज्यादा मार्क्स लेकर के अच्छा। आओ, ज्यादा मार्क्स लेके आओ, बेटे से ज्यादा। हाँ। अच्छा अपने लेवल पे नहीं देख रहे हो आप, बेटे से ज्यादा देख रहे हो। और प्रॉब्लम इसमें ये हो जाती है कि वो बच्ची कब सबसे ज्यादा परेशान हो गई। इसमें क्या होता है, बच्चे ना डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, लड़के कई सारे नशा वगैरह करने लग जाते हैं। ये चीज़ हुई है, रियलिटी बता रहा हूँ। और लड़कियां कई सारी डिस्ट्रैक्ट हो जाती हैं, कई सारी लड़कियां रिलेशनशिप्स में आ जाती हैं, हाँ, उससे भी डिस्ट्रैक्शन होता है काफ़ी सारा, और उससे भी कई लड़कियों का टाइम बर्बाद होता है काफ़ी सारा। तो उसके साथ ऐसा हुआ, उसने मुझे सच सच शेयर किया कि मेरे साथ भैया ये चीज़ है, क्योंकि वो अपनी चीज़ एक्सप्रेस नहीं कर पा रही, किसके पास करेगी? किसके पास जाएगी तो वो? आपसे टच में कैसे आई हो? वो मुझे टच में आया, उसने मेल लिखा था। ओके। उसके घर वाले, सोचिए आप, इंस्टाग्राम तक नहीं चलाने दे रहे, ओके। मेल पर उसने मुझे बताई सारी चीज़ें ओके। कि भैया ये बात है। व्हाट्सएप पे भी नहीं आ सकती, वो सारा ट्रैक रख रहे हैं घर वाले। ओके। तो बहुत ज़्यादा वो डिप्रेस हो गई, एकदम परेशान हो गई। होता क्या है कि उस टाइम पर बच्चा अपने आप को एस्केप करके जिसके साथ भी कनेक्ट कर पाए, जिसके साथ भी रिलेशनशिप में या किसी चीज़ में, उससे बात करता रिलेशनशिप है, में है जिससे बात हो पाती है उनके पास। हाँ। तो वहाँ वो एक्सप्रेस करता है। तो वहाँ तो चलो जो भी चल रहा है अपना उसका पर्सनल चीज़, वो मेरे से बोलने लग गई कि भैया बहुत ज़्यादा टाइम मेरा तो जा ही रहा था,
ये घर के काम और ये सब में अब मेरा इसमें भी टाइम जाने लग गया है, ओके। ये जो चीज़ है। अच्छा, रिलेशनशिप में। हाँ। और अच्छा, रिलेशनशिप में भी चली गई थी। बिल्कुल, अच्छा। कि भैया अब मैं करूँ क्या, मैं इससे बाहर कैसे निकलूँ। ओके। तो मैंने उसको बोला कि सच बता रहा हूँ, वो लड़का सीनियर था उससे, 11th-12th में था, कि भाई उसकी 10th हो चुकी है, वो अभी कुछ खास बोर्ड उसका है नहीं, 11th क्लास में था वो, तुम अपना सीरियसली पढ़ लो, अदरवाइज घर वाले तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। बाद में अगर तुम बिना रिलेशनशिप के, बिना टाइम वेस्ट किए तुम 85-88% भी लाओगी ना, वो खुश रहेंगे। लेकिन अगर तुम एक रिलेशनशिप में हो, घर वाले पता करेंगे, फिर तुम्हारे साथ ब्रूटल तरीके से बिहेव करेंगे, तुम्हारा मार्क्स नहीं आएगा। बेटर इसकी तुम पढ़ लो। और वो लड़की को, बहुत कम लोगों को सारी उस एज में समझ में आती है सारी चीज़ें, क्योंकि हार्मोन्स इस तरह से हमारे डेवलप होते हैं कि समझ नहीं आती सारी चीज़ें। उसने समझा, इस बात को सीरियस लिया, और उस लड़की के, आई एम टेलिंग यू वेरी ऑनेस्टली, उस लड़की के 93.3 ऐसे कुछ परसेंटेज आए। वाह, ग्रेट। कहाँ की थी बच्ची? ये बच्ची मध्य प्रदेश की थी कहीं से। ओके। अभी कनेक्टिविटी है? हाँ, अभी भी कनेक्टेड है। अभी क्या कर रही है? कई सारे बच्चे कनेक्टेड है सर। अभी वो बच्ची शायद मेडिकल में है, शायद मेडिकल। अच्छा, में है मेडिकल वो। में शायद। हाँ। वाह, ये आपके लिए बहुत हैप्पी। बहुत बड़ा अचीवमेंट था, क्योंकि लड़कों से तो हम कनेक्टेड रहते हैं, हाँ। लड़के तो सेम जेंडर। ओके। मैं तो 2 तमाचा मार के बोलूंगा। वहाँ पे बोलने का भी एक गैप होता हाँ, है। एक तरीका है आप कि 2 चीज़ इसमें बता दिए, मैं जो समझ पाया। एक पेरेंट्स के बारे में बोल दिया कि बच्चे पे इतना दबाव मत बनाओ। एक और रिलेशनशिप के बारे में भी बता दिया कि वो टाइम सही टाइम नहीं है तुम्हारे रिलेशनशिप के लिए, और सीनियर रिलेशनशिप में जाने का कोई मतलब नहीं। अच्छा, मेरे मन में एक क्वेश्चन और आ गई, आपके रिलेशनशिप रहे हैं? देखिए, रहे तो हैं, हाँ। हर किसी की जिंदगी रंगीन रहती है, रंगीन रहती है ना। हाँ। तो रहे तो हैं, लेकिन अब जब से ना हमने काम से दिल लगा लिया, किसी और चीज़ के लिए टाइम मिलना ही खत्म हो गया। अच्छा, पहला रिलेशनशिप कब बना था और क्यों खत्म हुआ? ये थोड़ा सा, क्योंकि इसलिए मैं पूछ रहा, आप रोल मॉडल हो बहुत सारे बच्चे की, कि वो रिलेट करेगा, देखो भाई ने तो सक्सेस कर गया, फिर भी रिलेशनशिप खत्म हो गया, क्यों हो गया, कौन रही? पहली बात तो मैं इसको सक्सेस नहीं मानता हूँ, मैं अभी भी उस रास्ते पे हूँ, हाँ, जिस रास्ते पर पे हर हूँ। कोई चल रहा है। हाँ, हर कोई तो लेकिन एक जगह स्टेबल पोजीशन जी, देखो आप। तो मैं ये बोलूँ कि भाई रिलेशनशिप था क्लास 12th में था, फिर उसके बाद वो ख़त्म हुआ, क्योंकि मेरा ना बहुत ज़्यादा, मैं अपने आप को बंद कर चुका था एक कमरे में, क्योंकि यूट्यूब ऐसा होता नहीं है। हाँ। लोग बोलते हैं पार्ट टाइम कर लो, पार्ट टाइम आप कुछ कर नहीं सकते, कर नहीं सकते हो, बिल्कुल। पार्ट टाइम कुछ नहीं हो सकता। आप भी अपना पूरा वक्त निकाल कर, पूरी एनर्जी निकाल करके पॉडकास्ट की इंडस्ट्री में आए हैं। आए हैं, बिल्कुल। कोई एक part बात time और, नहीं यूट्यूब का जो आप बात छेड़ा, मैं बोल रहा हूँ, आपको रोक रहा हूँ, कि लोग को लगता है क्या यूट्यूब पे ऐसे ही नाम हो जाता है, हाँ। फिर आओ यार, क्या मेहनत करना पड़ता है। Correct. लेकिन रियलिटी वही आपको बताएगा जो यूट्यूब फील्ड में काम कर रहा है, कितना मेहनत करना पड़ता है, कितना घिसना पड़ता है, कितना रेगुलर रहना पड़ता है। और बच्चे तो ये चीज़ जानते हैं, मैं उनसे रेगुलरली कनेक्टेड रहता हूँ, कि भाई मेरी पूरी ज़िंदगी उनके अराउंड है। सुबह उठ करके मटेरियल बनाना, पीपीटी बनाना, पढ़ाना, प्रिपेयर करना, और हम लोग कोई बोरिंग तरीके से पढ़ाते नहीं हैं। ये चीज़ हमारे सारे व्यूअर्स जानते हैं कि अक्षय भैया अगर कुछ करेंगे तो इंटरेस्टिंग करेंगे, मज़ेदार करेंगे, फ़नी रहेगा, ह्यूमर रहेगा, उसके अंदर क्रिएटिविटी रहेगी, मज़ा आएगा। मजा आएगा। तो उसमें टाइम जाता है बहुत। अगर मैं बाकियों की तरह शुरू हो जाऊँ बनाना कंटेंट ना, मैं 1 साल का कंटेंट 1 महीने में ख़त्म कर सकता हूँ रिकॉर्ड करके। ओके। अभी इस एज में एकदम जोश है, हाँ। अभी लगता है कि थकते नहीं, हम लोग को भी। बिल्कुल। आप नहीं मानोगे, जैसे 2-3 पॉडकास्ट का फोन आ गया, तो अभी बोलता है ना, तो पूरा लग जाता हूँ यार, नहीं लगता यार, करना है यार, हमारा पैशनेट ही यही है, पैसा नहीं है, यही करना है। हाँ, आप जो बता रहे थे उस बात पे आते हैं। कि फिर मेरा क्या हुआ 12th के बाद, तो मैं और भी ज़्यादा धीरे धीरे फोकस बढ़ने लग गया इस तरफ, तो मैं टाइम नहीं निकाल पाता था कि भाई चलो घूमने चलो, यहाँ चलो, वहाँ चलो, वो सारी चीज़ें करना इम्पॉसिबल हो गया धीरे धीरे। तो फिर धीरे धीरे अपने आप ही रास्ते अलग हो गए, कि भाई सामने वाले इंसान को भी समझ में आ गया कि ये पूरी तरीके से डिवोटेड है अपने काम को लेकर के, अच्छा। तो इसको ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहिए। और मैं भी अपना धीरे धीरे कट कर गया कि मुझे अपना इस समय पूरा फोकस काम पे देना है। अच्छा। हाँ। अब बच्चे का कमेंट आ रहा था, आस्था जी वही थी क्या? अरे सर, ये तो मैं अभी नहीं बता सकता। ये बड़ा पॉपुलर हो गया, ये टर्म बड़ा क्या पॉपुलर है? हो गया। अच्छा, आस्था जी कैसे पॉपुलर हुआ? ये मैंने अपना एक बता दिया इंसिडेंट, बच्चे वहीं से पकड़ लिया, आस्था आस्था आस्था, और अभी चल रहा है वो आस्था आस्था अच्छा, आस्था। क्या है सच्चाई इसमें, क्या? अब सच्चाई तो खैर बच्चे को अपना नहीं, यहाँ तो गेस clear- करने दीजिए। क्लास में तो आप क्लियर नहीं कर पाते, यहाँ तो क्लियर कर दीजिए। थी आस्था थी मेरे स्कूल में ही थी, बस इतना काफी है, बच्चे अपना गेस कर लेंगे आराम से। अच्छा, स्कूल में ही थी। हाँ। अभी बातचीत है कि नहीं? नहीं नहीं, अभी नहीं है। अच्छा, ऐसा कोई हुआ है जो स्कूल टाइम में आपके दोस्त रहे हो, अभी आपसे साथ कनेक्ट हुआ हो, जैसे आप? मैं आपको बताता हूँ सबसे बड़ा एग्जाम्पल। अभी कैमरा के पीछे एक व्यक्ति बैठा है, ये इंसान अगर ना होता तो मैं यहाँ पे ना होता। ओके। इसका नाम आदित्य है,
और आयरनी ये है कि मैं इसकी क्वेश्चन बैंक फोटोकॉपी करा के पढ़ा था क्लास 10th में। ओके, अच्छा स्कूल मेट है आपके? स्कूल फ्रेंड। ओके और 10th से नहीं, क्लास 4-5 से जान रहे हैं हम लोग एक दूसरे को। ओके 4th 5th फिर क्लास 10th फिर 11th 12th, अच्छा हर एक चीज़ साथ में करी। 12th तक साथ में पढ़े, फिर अपना इसका कॉलेज मेरा कॉलेज, हम लोग काम के लिए कनेक्टेड रहे, छोटे मोटे काम से, ओके यूट्यूब से, कभी इससे कभी उससे। और आज पूरा कुछ मैं जो भी चीज़ें प्लान करता हूँ उसका एग्जीक्यूशन, टीम मेंबर से बात करना, सारा ऑपरेशंस मैनेज करना, सब कुछ टाइम पर डिलीवर हो रही है कि नहीं, ये सब कुछ आदित्य ही देखता है। ओके, हमारा भी कुछ डिस्कशन हो रहा था, आप बोले थे कि आदित्य भाई हाँ, हाँ। नंबर सेंड किया, आप बोले थे बात हाँ, कर लेना। हाँ। ओके, स्कूल फ्रेंड है, बहुत सपोर्टिव रहा। बहुत अच्छा, ज़्यादा। आदित्य भाई का क्या फैमिली अच्छा, बैकग्राउंड अच्छा था क्या? आपने जैसे आदित्य बोला। भाई बहुत ही मेहनती आदमी है। हाँ, देखिए, बहुत मुश्किल होता है कि अपने पेरेंट्स के खिलाफ जाओ। मेरे से भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट पेरेंट्स हैं आदित्य के। राइट। तो पेरेंट्स के खिलाफ जाना बहुत मुश्किल है। उनके जितने स्ट्रिक्ट पेरेंट्स हैं उनकी ज़्यादा उतनी एक्सपेक्टेशंस भी है कि भाई मैं अपना बेटा ये करे वो करे वो करे, एकेडमिकली करे, लेकिन ये सारी चीज़ों से हट करके अपने दोस्त का साथ देना, साथ में कुछ बिल्ड करना, कुछ बनाना। बच्चे जब ये करते हैं तो पेरेंट्स समझ नहीं पाते हैं, लेकिन आदित्य ने ये किया, उसके लिए मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा। और उसके भी बढ़िया रिजल्ट भी आए, वो भी खुश है, मैं भी खुश हूँ, दोनों लोग खुश हैं। क्योंकि जब हम लोग देखते हैं कि हम लोगों को कोई आइडिया ही नहीं था यूट्यूब का, ओके, पीछे की आप 7 पीढ़ी लगा लीजिए, यूट्यूब किसी को पता ही नहीं क्या होता है। पता ही नहीं था। ना मेरी फैमिली में ना उसकी फैमिली में। ओके, सब लोग नॉर्मल टीचर्स की नौकरी कर रहे हैं, कोई पुलिस में है, कोई कुछ है, किसी को कुछ आइडिया नहीं है। बिहार यूपी में यही ट्रेंड है, Exactly. पुलिस में चल ना, कुछ तो मास्टर बन जाओ। हाँ, कुछ नहीं तो टीचर है सब लोग। तो अब इन्हीं के बाद जब हम लोगों ने किया, साथ साथ काम किया 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 करते करते आज 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हुए, हाँ, 18-20 करोड़ व्यूज है हमारे टोटल। अच्छा 18-20 करोड़। करोड़। लास्ट ईयर हम लोगों की मेहनत के कारण जो नोट्स मटेरियल्स हमने साथ में मिलके बनाए, सब कुछ दिया बच्चों को, ऑल इंडिया रैंक 2। ओके, ये मेरे पास क्वेश्चन था, बहुत सारे बच्चे का कमेंट आया था कि ऑल इंडिया रैंक 2 जो आप जिसका पॉडकास्ट भी किया था, क्या सीन है उसके पीछे? देखिए, पूरा पॉडकास्ट है आज भी पड़ा हुआ चैनल पर। ऑल इंडिया रैंक 2 के पीछे ये सीन है कि 99.8% मार्क्स ना एक इमेजिनेटिव मार्क्स है, कि भाई बच्चा इमेजिन कर सकता है, सिर्फ इसको लाना बहुत मुश्किल है। 99.8 हम लोगों ने क्या किया था, मैंने पहली किताब लिखी थी, ओके 33 डेज चैलेंज। ओके, उस टाइम पे ही। उस टाइम पर हमने अपनी पहली किताब लिखी, लास्ट ईयर। ठीक है। अब वो किताब में मैंने 5 महीना इस तरह से दिया कि भाई कोई अगर इस किताब को लगा ले, इसके बाहर से कुछ आएगा ही नहीं। अच्छा, और वो भी कि बच्चा प्रोक्रेस्टिनेट ना करे, भाई बच्चा प्रोक्रेस्टिनेट ना करे, बच्चा ज़्यादा वो ना हो, डाइवर्ट ना हो पढ़ते पढ़ते। हमने उसको एक डेज में बांट दिया, 33 डेज के कंटेंट में। डे 1, डे 2, डे 3, कि डे 1 में सिर्फ इतना पढ़ना है, चेक बॉक्स टिक मारो, खत्म। फिर डे 2 में, डे 3 में, ऐसे करते करते किताब बनाई। नया कॉन्सेप्ट था, बहुत ही मशहूर कॉन्सेप्ट, बहुत ज़्यादा वायरल गया वो। ओके, वो बच्ची उससे पढ़ी, उसने उसकी मदद ली किताब की, कई सारे क्वेश्चंस उसके फंसे, उसको मज़ा आया। उसकी ऑफकोर्स खुद भी मेहनत है, ये नहीं कि सिर्फ मेरी बुक की वजह से या मेरे वजह से बिल्कुल। उसके 99.8% आए। लेकिन जब उसने शेयर किया कि भैया ऑल इंडिया रैंक 2 आई मेरी, और आपकी किताब ने इतनी ज़्यादा मदद करी, वो प्राउडेस्ट मोमेंट है मेरे लिए। बिल्कुल। उनकी मम्मी से मैं मिला था अभी पॉडकास्ट के लिए, जब वो आए थे, फैमिली आई थी, उनकी मम्मी कितनी खुश थी। जब आप किसी के पेरेंट्स से रिलेट कर पाओ ना, तो आप सच में एक वैल्यू दे रहे हो। वैल्यू दे रहे हो, बिल्कुल। बच्चा 15-16 साल के बच्चे को इन्फ्लुएंस करने के लिए कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, उसको आप थोड़ा हाई फाई दिखा दो कि हाई फाई दिखा दो, उनके लेवल का चीजें वो काम हो कर जाएगा। दो। लेकिन एक पेरेंट पेरेंट्स, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटेलेक्चुअल पढ़े लिखे बिजनेस फैमिली से हैं, वो लोग ओके, पढ़े लिखे पेरेंट्स फ्रॉम चेन्नई से हैं, वो काफ़ी ज़्यादा तारीफ करी आंटी जी ने। उनको समझ में आई ये चीज़ की है फर्जी आदमी नहीं है, ये सिर्फ बोल नहीं रहा है, वैल्यू दे रहा है। वैल्यू दे रहा चीजें। तो बुक कैसा रहा, उसका सेलिंग कैसा रहा बाद में? बुक्स तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करी हमारी, उसके बाद तो काफ़ी इंडस्ट्री में भूचाल मचा। अच्छा, बुक के लिए, बुक आते ही टॉप सेलर बन गई, और टॉप सेलर में रैंक 1 अमंग इंटरनेशनल बुक्स। ओके सर, आपने टॉप सेलर का बात छेड़ा। मैं देखता हूँ कि हर कोई बोलता है जो भी इस इंडस्ट्री में है कि हमारा भी बुक टॉप सेलर है, सब बोलते हैं टॉप सेलर है। तो ये क्या सच्चाई क्या है इसके पीछे? सही में टॉप सेलर रहते हैं हर दिन? देखिए, रियलिटी क्या होती है ना, कि एक सर्टेन चंक चाहिए होता है सेल्स का। बाई 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 दबा अमेजोन पे, रैंक पुश हो गई। टॉप सेल पे रैंक पुश हो गई। तो रैंक पुश करके लाना इजी काम है। इजी काम भी तब है ना जब बच्चा आप पे ट्रस्ट करता है। हर किताब नहीं जाती है रैंक 1 पे, ओके, वो टॉप 20 टॉप 15 में रहेगी। रैंक 1 पे लाना, बहुत बच्चा आपको ट्रस्ट करता है 110% तरीके से कि अक्षय भैया अगर कुछ लाए हैं तो वो रैंक 1 पे जानी है। तो वो बच्चा खरीद रहा है लगातार, और जितना ज़्यादा सेल्स आती जाएंगी, टक 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 टक, बाई 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 बाई, वो
वहाँ पर रैंक 1 पे मेंटेन रहेगी। अब लेकिन कई सारे पब्लिशर्स की कभी ना कभी किताब तो रैंक 1 पे आती ही आती है। बिल्कुल। वहाँ मेन बात यह है कि आप रैंक 1 पे मेंटेन कितने दिन रखते हो। ओके। हमने अराउंड 5-6 दिन या आई गेस एक हफ्ते तक मेंटेन रखा। वो मेंटेन रखा था रैंक, ओके। कि बच्चे लगातार, क्या होता है ना कि जब एक बच्चा खरीदता है वर्ड ऑफ माउथ भी चीज़ें स्प्रेड होती है, स्कूल में बताता है कि यार ये किताब गजब की चीज़ है, हाँ। ये जाकर ले लो, तो बच्चे ऑर्डर करते रहते हैं, उस तरह से रैंक मेंटेन रहती है। ओके। वर्ड ऑफ, जैसे एक दूसरे को बोलते हैं माउथ पब्लिसिटी। हाँ बिल्कुल, माउथ माउथ पब्लिसिटी। पब्लिसिटी बिल्कुल। हाँ, ये बहुत बड़ी चीज़ है। यदि आप अच्छे करते हैं तो आपको माउथ पब्लिसिटी मिलेगी। बिल्कुल। अच्छा है तो खुद ब खुद वो मार्केट में स्प्रेड होने लगता है। और देखिए, अब यूट्यूब का मैं बात करता हूँ कि यूट्यूब का पहला इनकम कब आया था। मैं ये भी जानना चाहूँगा कि अभी आपका वर्थ क्या है और फ्यूचर प्लान क्या है। तो पहले ये बताइए, आपकी यूट्यूब का पहला इनकम कब आया था आपका और कितना था? यूट्यूब की पहली इनकम मुझको आज भी याद है, कोई मानेगा नहीं ये बात, हमारे यहाँ पे अकाउंट एक ही था। हाँ। और पता है कौन से बैंक में था? कौन सा बैंक? ग्रामीण बैंक ऑफ बड़ौदा। ये उत्तर प्रदेश में काफी फेमस बैंक है। हाँ। ग्रामीण बैंक ऑफ बड़ौदा, ओके। जो ग्रामीण इलाके रहते हैं। तो इलाहाबाद उस टाइम पर, जहाँ जिस एरिया में रहता हूँ झूसी में, वहां पर ग्रामीण बैंक ऑफ बड़ौदा था। अब वहां पर अकाउंट था। दिक्कत क्या हुई ना कि जब आप अप्लाई करते हो यूट्यूब पे अपना बैंक डिटेल के लिए, वहां ऑप्शन ही नहीं है ग्रामीण बैंक ऑफ बड़ौदा। फिर क्या किया? वहां बैंक ऑफ बड़ौदा था और मैं बच्चा था यार, मुझे समझ नहीं आया, मैं बैंक ऑफ बड़ौदा पे डाल दिया। और फिर क्या हुआ, वो पैसे कहीं और पहुंच गए। ओके। वो 11,000 रुपए थी मेरी पहली कमाई यूट्यूब एडसेंस से। कितने डॉलर बने थे? वो उस टाइम पर कितना, 110, 120। हाँ $100 का वो रहता है ना कि हाँ, $100 मिनिमम $100 चाहिए होता है। हाँ। तो वही 110 112 ऐसे बना होगा। 7-8 हजार रुपए हुए थे उस टाइम पर। तो वो पैसे किसी और अकाउंट पे चले गए, 11,000 रुपए थे। हाँ, हाँ, 11,000 रुपए पहुंचे किसी और के अकाउंट पे, वो अहमदाबाद के किसी अकाउंट में पहुंच गए। ओके। बैंक ऑफ बड़ौदा का वही सेम वहां पर IFSC कोड या फिर वही सेम अकाउंट नंबर मैच हो गया था। ओके। ठीक है ना? अच्छा, मिस्टेक हो गया था। हाँ, अब उसके चक्कर में मैं जो परेशान हुआ हूँ। पहली इनकम भाई, वो पहले पैसा चला गया। मम्मी पापा को प्राउड फील कराना था कि ये लेके देखो जाना था पहली उनको। इनकम। अब मैं मेल पे मेल लिख रहा हूँ, बनारस में नहीं हो रहा है, फिर वाराणसी को मेल लिख रहा हूँ, फिर जो हेड ऑफिस है लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ में हेड ऑफिस में मेल लिख रहा हूँ। अच्छा, बैंक ऑफ बड़ौदा को? हाँ, कि भैया मेरा सॉल्व कर दो। तब फाइनली जाके मेल पे बात हुआ लखनऊ वाले से, और वहां से मैटर सॉल्व हुआ और पैसा आ गया था। 1 महीना लगा, पैसा आ गया। लेकिन वो पैसे खुश हुए थे सब लोग कि भाई जो ये बंदा कर रहा है वैल्यूएबल है कुछ। अच्छा, पहली इनकम 11,000 की थी। अभी क्या आपकी वर्थ होंगे? क्योंकि देखिए, आजकल जो सब बताते हैं, ये क्वेश्चन मैं इसलिए भी पूछ रहा हूँ कि लोग पैशनेट होते हैं इनकम देख के, उनका भी मन होता है इसमें आना चाहेंगे। तो अभी क्या आपकी? देखिए, मैं ये बताऊं सबसे पहले कि इनकम का सबसे बड़ा रीजन ये नहीं कि आप पैशनेट होगे, पैशनेट तो होगे। अगर मैं आज ये बोल दूं ना, जैसे बाकी लोग, कई लोग झूठ बोलते हैं कि भाई मेरे पास पैसे ही नहीं है, तो पैसा नहीं है तो भाई मैं इतनी अच्छी क्वालिटी का एनिमेशन ला रहा हूँ, इतनी अच्छी क्वालिटी के लेक्चर्स ला रहा हूँ, इतनी अच्छी क्वालिटी का स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ, हर एक चीज़ कर रहा हूँ, उसके पैसे लगते हैं। राइट। और ये पैसे घर वाले हमें दे नहीं सकते क्योंकि वो केपेबल नहीं है। ये सारा पैसा यूट्यूब से ही है। अच्छा। तो यूट्यूब को और बच्चों के सपोर्ट को, सब कुछ के लिए मैं थैंक्स बोलूँगा। और वो जो लोन भी मैंने लिया कि वो एनिमेटेड लेक्चर्स के लिए, वो भी तभी ले पाया ना कि जब भाई पैसा है, बैंक भी ये सारी चीज़ें नोटिस करता है। लोन भी मैं तभी ले पाया था क्योंकि एक बड़ा प्रोजेक्ट करना था मुझे, उस लेवल का कितने एनिमेशन। अप्रोक्स लोन लिया था आपने? मैंने अराउंड 15 लाख के आसपास का लोन लिया। ओके। और वो एनिमेशन की कॉस्ट सबको पता है। जिसको अगर यकीन नहीं भी हो रहा है ना अभी ये सुन करके, वो जो मेरा लेक्चर भी पड़ा हुआ है एनिमेटेड, जा करके लिंक्डइन पे सिंपली एक लिंक डालो, पोस्ट डालो कि भाई इसके लिए मुझे एनिमेटर चाहिए, ये वीडियो, एक वीडियो बनाने में कितना रुपए लगेगा, ओके। और कैलकुलेट कर लो कॉस्ट। अच्छा, अभी की बात करें तो अभी कितने इनकम, एनुअल इनकम, ये मंथली इनकम बताओ? मंथली इनकम अभी ये है कि भाई मेरा बचपन में हमेशा शौक होता था कि जो भी नया फ़ोन आएगा मैं लूँगा। ओके। तो अभी मंथली इनकम ये है कि भाई मैं नया फ़ोन खुद भी ले सकता हूँ और अपने फ्रेंड आदित्य को भी दे सकता हूँ, जो भी नया फ़ोन मार्केट में बेस्ट फ़ोन आ रहा है। अच्छा, 2 फ़ोन ले सकते हो, 1.5-2 लाख का। हाँ। तो चलिए, 2 फ़ोन आप ले सकते हैं। चलिए, अच्छा लगा सुन के आप यूट्यूब से इतना अच्छा कर रहे हैं। तो अब आते हैं कि आपका जो, जैसे इस इंडस्ट्री में कौन किस किस से दोस्ती है, किस किस से बातचीत होती है? देखिए, इंडस्ट्री में कई सारे दोस्त हैं, लेकिन एक चीज़ मैं समझ चुका हूँ, इंडस्ट्री में दोस्त बनाना बड़ा मुश्किल है। हाँ। लोग आपको आपके काम के लिए, जब आपके नंबर्स अच्छे होंगे, मैसेज करेंगे, कोलैबोरेशन कर लो, ये कर लो, वो कर लो। किसी महीने आपके नंबर्स गिर गए तो वही दोस्त गायब हो जाएंगे अचानक से, वही गायब हो जाएंगे, बात भी सही से नहीं करेंगे। बात भी नहीं करेंगे। यार, वी हैव आवर ओन प्लान्स, कम ऑन, Right. वी कांट कनेक्ट। ग्रेट। सीधे एक मैसेज डाल देंगे आपने। आपको। और सच में मेरा कोई दोस्त बना है तो कुछ बहुत कम ही लोग दोस्त बने। अगर मैं नाम लूँ तो एक ऋतुराज है, सबसे पहला दोस्त मेरा यूट्यूब का, कैफे पीडिया नाम का उनका चैनल है, ओके। वो भी पटना बिहार से हैं।
मैं भी और पढ़ता हूँ आप भी हैं। अच्छे लोग होते हैं यूपी बिहार के, ये नो डाउट। आप एक चीज मानोगे, लोग यूपी बिहार के बारे में बोलते हैं, लेकिन जितना प्योर हार्ट यूपी बिल्कुल बिहार के होते हैं उतना कहीं के नहीं होते बिल्कुल हैं। सर आपको इतना रिस्पेक्ट करेंगे एज ए टीचर, आप अभी फील कर रहे होंगे बिल्कुल कि वो आपके पैर पे गिर जाएंगे। Exactly. आप राजस्थान चले जाओ, दूसरे स्टेट दिल्ली चले आओ, कि इतना वो नहीं होते डिवोटेड अपने टीचर के लिए। तो यूपी एक बिहार तरीके के से जेन्युइन आदमी होते हैं। दिल होता है, मैं बस ये जानता हाँ, हूँ दिल उत्तर प्रदेश बिहार के व्यक्ति में दिल होता है। दिल होता है। और ऋतुराज मेरा एक दोस्त है कैफेपीडिया से, एक दोस्त है जाकी सौदागर, उनका अपना पीई का काफ़ी बड़ा नाम है, उनका काफ़ी बड़ा चैनल है। ओके। और इनके अलावा अगर मैं दोस्त देखूं तो इनके अलावा कई सारे लोगों से ऐसे बातचीत है, ओके। कई सारे लोगों से, मतलब बात तो सभी से होती है, चाहे वो ये अथर्व हो, ये पढ़ लेते हैं 30 वाले, चाहे प्रणय हो, चाहे फिर वो प्रशांत किराड़, उनसे भी कई बार मेरी बात हुई। ओके। उन्होंने बोला भी था कि 5 फेस रिवील कर लो। फेस रिवील के बाद उनका मैसेज भी आया ओके। कि चलो यार तुमने चेहरा तो दिखाया कम से कम, वरना हमें भी नहीं दिखाते थे। हाँ। तो फेस रिवील हुआ, काफ़ी लोगों से बातचीत थी इस तरह से। अच्छा। और रिसेंटली क्या हुआ ना, शॉक हो गया मैं कि जिस शहर से मैं हूँ, हाँ। प्रयागराज, वहीं से अलग सर भी हैं बिल्कुल। प्रयागराज। जब हम प्रयागराज में थे, अलग सर भी प्रयागराज में थे। हाँ। मैं अभी आकर के नोएडा में रह रहा हूँ, अलग सर का ऑफिस भी बगल में है नोएडा में। हाँ, नोएडा से। तो उन्होंने मुझे बुलाया एक दिन 62 में। हाँ। कि भाई आओ यार, तुम क्या कर रहे हो। अच्छा, अलग सर का मैसेज आया। अलग सर ने बुलाया हाँ। कि तुम क्या कर रहे हो यार, फेस रिवील करो भाई, आओ मैं तुमको समझाता हूँ। फेस रिवील के ना 2 दिन पहले मैं उनसे मिलने गया, आप समझ लीजिए। अच्छा, अलग सर से। हाँ, 2 दिन पहले। अच्छा। और उनके साथ में बैठा, उन्होंने भाई, उनके लिए तो समय निकालना ही बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। इतनी बड़ी मैनेज करना कंपनी, उन्होंने समय निकाला, समझाया उन्होंने सच में कि यार अक्षय देखो, तुम अच्छे आदमी हो, क्योंकि वो जानते हैं कि इलाहाबाद से एक लड़का उठा है, यहाँ तक आया है, तो कितनी मेहनत गई होगी। उन्होंने समझाया कि फेस रिवील करो। मैं करने ही वाला था, मतलब उन्होंने एक और पॉजिटिव साइड पे पुश कर दिया कि करो, कि फेस रिवील करो, और मोटिवेट हो गया और बिल्कुल, कर लिया। कि इससे कनेक्ट होता है बच्चा आपके फेस रिवील करने से, और फेस रिवील करने से बहुत ज़्यादा फायदे होंगे। तो फेस रिवील करो। कई सारी बातचीत करी मैंने, उनसे मजे लिए कि इलाहाबाद में कई सारे टर्म्स पॉपुलर हैं, भौकाल। मैंने बोला सर आपका भौकाल हो गया होगा अब तो, बढ़िया। और वहाँ पे, आपका चौचक भौकाल है, तो चौचक वर्ड, भौकाल, ये सारा इलाहाबाद का वर्ड है। ओके। तो लोकल लैंग्वेज वहाँ का, हाँ, ये चलता चौचक, है। भौकाल, चौचक। किचाहिन, ऐसे कई सारे वर्ड हैं। हाँ, लल्लन टॉप में एक भाई है अभिनव, हाँ हाँ, वो ये सब वर्ड यूज करते हैं, वो भी वो खुद प्रयागराज इलाहाबाद से हैं। हाँ, इलाहाबाद से है। तो ये सारी चीजें हैं वहाँ के वर्ड्स। तो अब उनको मैंने बताया, मजा आ गया, वो भी खुश हुए। उनको अपना याद आया पुराना, है ना, कि जहाँ पर वो थे। फिर मैंने बोला कि इलाहाबाद सर जाइए कभी, तो बोले कि अभी रास्ता वहाँ का काफी खराब है। असल में कुंभ से पहले ना रास्ता काफी खराब था, और अभी जाने का भी थोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। तो अलग सर से जो उस दिन बात हुई, बुलाए पहले बार, तो उस टाइम का बेस्ट कोई वर्ड या लाइन याद हो सर जो आपको बोले हो? सर यही बोले कि अक्षय, कई सारे लोग बेटा फंड लगा करके, पैसा लगा करके यहाँ तक नहीं आ पाए, और तुम लोन लेकर के यहाँ तक आ गए। अब तुम समझ जाओ कि सिर्फ एक चीज़ जो तुमको बच्चे से कनेक्ट रखती है, वो है तुम्हारा अपने काम के प्रति ट्रू नेचर, ट्रू सेल्फ। तुम्हारा सच्चाई से तुम काम करते हो और बच्चे के लिए सोचते हो। जो तुम नई चीज़ें लाते हो, चाहे वो तुम्हारी किताब हो, नोट्स हो, एनिमेटेड लेक्चर हो, सोचते नहीं हो पैसा लगा देने से पहले। वो सारी चीज़ें हमेशा रखना। बच्चे से तुम्हारा कैसा कनेक्ट है, वो सबसे ज़रूरी है, इंस्टेड ऑफ एनी अदर थिंग। चाहे वो मार्केटिंग हो, PR हो, ये हो, वो हो, वो तो होता जा वो होता रहेगा। वो बड़ी बड़ी कंपनियां कर रही हैं, लेकिन वो कनेक्ट नहीं स्टैब्लिश कर पाई जो तुमने किया। तो उन्होंने वही चीज़ समझाई थी। ओके, ये सबसे बेस्ट बात था उस दिन के टॉपिक, उस दिन जो बात हुई आपकी तरफ। तो फ्यूचर प्लान क्या आपका, क्या करना आगे? देखिए, मेरा फ्यूचर प्लान, मैं सच बताऊं तो मेरा फ्यूचर प्लान ये है कि मुझे इस तरह से कंटिन्यू नहीं करना है जिस तरह से सब लोग कर रहे हैं। मुझे वही चीज़ें घिसी पीटी नहीं डालनी है जो सब लोग डाल रहे हैं। सबकी रिस्पेक्ट है ऑफ कोर्स, लेकिन जब अगर इंसान वही चीज़ें देते रहो ना, बच्चा बोर हो जाता है। मुझे चाहिए कि बच्चे को कुछ अलग मिले, कुछ नया मिले, कुछ मज़ेदार मिले। चाहे वो एनिमेटेड लेक्चर्स के फॉर्म में हो, चाहे वो कुछ अलग तरीके के फॉर्म में हो। हमने उनके साथ मेंटोरशिप करी, कई सारी चीज़ें करी, बच्चे को गाइड किया। लोग सैम्पल पेपर की किताब देते थे, हमने सैम्पल पेपर विथ वीडियो सॉल्यूशन दिया था। और वीडियो सॉल्यूशन बनवाया था पता है किससे? ऑल इंडिया रैंकर्स से। अच्छा, वो बच्ची जो थी आपके साथ? वो बच्ची और कई सारे टॉपर्स, सबने मिल के बनाया वीडियो सॉल्यूशन, और वो चीज़ें दी हमने बच्चों को। क्योंकि कुछ अलग करने का मेरा मन रहता है हमेशा, और मेरा ये मन है कि हर बच्चे तक पहुँचो, लेकिन अलग तरह से पहुँचो। अच्छा, जो बच्चा डिमांड कर रहा है सर। बच्चा आज के ज़माने में ये नहीं मांग रहा है कि बस पढ़ाने लग जाओ मुझे। पढ़ा तो उनके टीचर्स भी रहे हैं, टीचर भी कुछ अलग तरीके से पढ़ाओ जिससे बच्चा रिलेट कर पाए, हंसी मजाक करते रहो।
और उस तरह से पढ़ाओ कि बच्चे को मजा आए। अच्छा, इट मीन्स कि आपको इसी इंडस्ट्री में बिल्कुल, अलग करना मुझे है। आगे तक जाना है, आगे तक बढ़ना है इसमें। एंड आगे से मेरा मतलब हमेशा ये रहता है कि कितने ज़्यादा बच्चों को मैं अपना स्टाइल समझा पा रहा हूँ, कि कितने ज़्यादा बच्चों को ना मैं वो बोरिंग वाले इलाके से, जहाँ वो बोरिंग तरीके से पढ़ रहा है यूट्यूब पे, उससे उठा करके यहाँ ला के रख रहा हूँ कि बेटा इंटरेस्टिंग तरीके से भी पढ़ाई हो सकती है। मेरे मन में एक क्वेश्चन आ रहा है कि आप इतने अच्छे कर रहे हैं, आपके व्यूज वाइज भी देख ले या फैन फ्लोइंग वाइज भी देख ले, तो जैसे कि PW है, उसके बाद नेक्स्ट ऑफर है, उसके बाद आपके आ रहे हैं, तो क्या आपको ऑफर नहीं आते हैं? सर आपको भी पता है इंडस्ट्री में ऑफर तो बहुत सारे आते हैं, मल्टीपल टाइम आते रहते हैं। और अब जब से फेस रिवील हुआ ना, जब से लोगों ने देखा कि ये बंदा अकेले इस लेवल के लेक्चर्स दे सकता है और सारे सब्जेक्ट्स कवर कर सकता है, हर तरीके से पढ़ा सकता है, फन एलिमेंट है, लाइव वॉचिंग है, बच्चे देख रहे हैं और बच्चा हर एग्जाम पे टेस्ट कर रहा है। हर बच्चे का ना डिवीजन है कि अरे भाई साइंस है तो इससे पढ़ूंगा, वो है तो इससे पढ़ूंगा, वो है तो इससे पढ़ूंगा। हमारा जो बच्चा है वो कॉन्सिस्टेंटली हर सब्जेक्ट हमसे पढ़ रहा है जो हम पढ़ा रहे हैं। तो ये ट्रस्ट देखने के बाद जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके ऑफर आते हैं वो बढ़ते जाते हैं। ओके। खासकर वो प्लेटफॉर्म सब बच्चे समझ जाएंगे मैं किनकी बात कर रहा हूँ। और क्योंकि जब हमारे उन्होंने एनिमेटेड लेक्चर देखे, वो भी कुछ एनिमेशन में कुछ काम करते हैं, ओके। तो एनिमेटेड लेक्चर जब उन्होंने देखे हमारे, तो उनको मालूम पड़ गया कि ये लड़का अगर अकेले इस लेवल का क्वालिटी डिलीवर कर सकता है, अगर साथ में आ गया जहाँ अच्छी एनिमेशन की टीम है, जहाँ लोग हैं, तो हमको रिवाइव करा सकता है एक तरह से ओके। मार्केट में। कितने का ऑफर था पहला ऑफर? मैं स्ट्रिक्ट बात कर रहा हूँ सीधा। जो अभी रिसेंट ऑफर था मेरे पास, हाँ। मैं आपको बताता हूँ एक बड़ी मजेदार स्टोरी। हाँ। रिसेंट ऑफर जो मेरे पास था दैट वाज फॉर 11 CR, 11 करोड़ का ऑफर। और उसकी स्टोरी क्या है पीछे कि पहले मेरे पास वो ऑफर स्टार्ट हुआ था 3 करोड़ से, ओके। कि 3 CR आपको देंगे, आ जाइए। मैं मना किया क्योंकि मना करने का ऐसा रीजन है। क्या ऑफर था? जैसे अच्छा। 11 CR दे रहा था, उसमें क्या बोल रहे थे? 11 CR के लिए ऑफर सर ये रहता है कि आपका चैनल 2 साल के लिए हमारा। अच्छा, उसमें 2 साल मेंशन 2 साल का 11 CR मिलेगा। 2 साल आपको हमारे लिए काम करना है, हम जो बोलेंगे वो होगा और आपके चैनल पे हमारे टीचर्स जाएंगे, हमारे लोग पढ़ाएंगे, हमारा चैनल हो जाएगा 2 साल के लिए। ओके। और उसके बाद देंगे कि नहीं वो तो कुछ भी नहीं कहा। अच्छा, आपने क्यों नहीं किया? अच्छे पैसा थे, हमको लगता है अभी के नेटवर्थ के हिसाब से बहुत आपको ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हमारे मिल लिए बहुत ज़्यादा था 11 CR। और समझ लीजिए जिस तरह से उन्होंने फोर्स किया वो जो कंपनी थी, क्या हुआ कि यूपी बिहार के आदमी के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है स्कॉर्पियो। मेरे लिए मेरा ड्रीम है भाई स्कॉर्पियो, काली कलर की स्कॉर्पियो आ जाए। ओके। मैं उनसे जब फर्स्ट मीटिंग में मिला उस व्यक्ति से, उन्होंने मुझसे, बहुत ही रिस्पेक्टेड इंसान है वो, समझ लीजिए टेक इंडस्ट्री का सबसे बड़ा नाम है वो। ओके। उन्होंने मुलाकात भी वो लोग ऐसे करते हैं ना, रियलाइज़ कर लेते हैं आपका कस्टमर कौन है। उन्होंने जब रियलाइज़ किया कि मैं बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, टॉप होटल में बुलाएंगे, अच्छी तरीके से बैठाएंगे, आपको मिलेंगे, और उसके बाद वो कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं आपके घर वालों से, आपके पेरेंट्स से। पेरेंट्स से क्या चल रहा है वहाँ पे, क्या है? तो उन्होंने जब समझा कि मेरे पेरेंट्स की हालत ठीक नहीं है, पिताजी को पार्किंसंस है, बीमारी है, काफ़ी दिक्कत है घर में फाइनेंशियली भी, अकेले मैं ही ब्रेड विनर हूँ अपने फैमिली का। अब इस सिचुएशन में उन्होंने क्या किया, आप बिलीव नहीं करोगे, जब मैंने उनका 3 CR का ऑफर मना कर दिया था, अगले महीने वो मेरे होम टाउन आते हैं। मेरे पिताजी को वो पापा तो बाहर नहीं जाते हैं, ठीक ना, तो पापा को बाहर तो जाना नहीं है, वो घर पे रहते हैं। घर के बाहर एक नई नवेली काली स्कॉर्पियो लेके आ गए। अच्छा, आपसे बातचीत से पता लग गया होगा कि इनको जरूरत है। अब बताइए, मैं उनको बताया भी था कि मेरी फेवरेट कार है। हाँ। घर के बाहर एक काली स्कॉर्पियो लेकर के आदमी खड़ा है, मेरे कॉलोनी के लिए पूरा बहुत बड़ी बात है। आ करके अंदर मेरे पापा से बहुत डाउन टू अर्थ तरीके से उन्होंने बात करी, इसके लिए हमेशा रिस्पेक्ट है उनकी। बहुत ही प्यार से बात करी, समझाया उनको कि बच्चा आपका अच्छा कर रहा है, हमारी कंपनी के लिए एक अच्छा चीज़ हो सकती है ये। 11 CR का ऑफर माँ बाप के सामने आपको कोट किया उन्होंने, मेरे पापा के सामने। बहुत हैप्पीएस्ट मोमेंट होगा। फिर आप छोड़ा क्यों इसको, ये बताओ मुझे। सर ऑफर बहुत बड़ा था, हाँ। सब कुछ बहुत सही था। एक चीज मैं खुद भी ये चीज अपने पेरेंट्स को नहीं समझा पाया कि मैंने क्यों छोड़ा। क्योंकि वो तो समझ ही नहीं पा रहे। जो व्यक्ति के लिए दिन की दिहाड़ी निकालना मुश्किल था एक वक्त पे, वो 11 CR बहुत बड़ी चीज है। उसके जिंदगी की कमाई भी नहीं होगी। जिंदगी कुछ पूरा हमारा खानदान का आप जोड़ दीजिए, उतना पैसा नहीं बनेगा। अब क्या हुआ कि प्रॉब्लम आ जाती है ना कि वो लोग चैनल ले लेंगे। हाँ। आज जो 11 लाख बच्चे हमारे साथ हैं वो 11 CR के बराबर तो नहीं है सर। बिल्कुल, ये मैं सच बता रहा हूँ। वो जो आप कमाया है, आज जो 11 लाख बच्चे हैं ना, मैं सच बता रहा हूँ, लोग नंबर्स पे जाते होंगे, व्यूज़ पे जाते होंगे। मेरा 11 लाख जो सब्सक्राइबर की जर्नी है ना, वो मेरा आज का तो नहीं है, 5 साल हो गए। 2020 से हम कर रहे हैं और आज 2025 है। 5 साल में जो एक एक बच्चा जुड़ा, एक एक लोग जुड़े, एक इमोशन जुड़ जाता है यार, एकदम एक बच्चे की तरह आप पालते हो अपने चैनल को। बिल्कुल।
अगर उसमें ये कंडीशन ना होती कि मैं चैनल ले लूंगा आपका, तो शायद मैं एक बार देख सकता था कि हाँ इसको कर सकते हैं। लेकिन चैनल रख लेंगे, चैनल पूरा हमारा हो आप जाएगा। बोले नहीं क्या ऐसा? ये मैं किया हाँ। कि सर चैनल मत लो यार, चैनल दे दो हमारा। हाँ। नहीं, और एक नहीं, जितने चैनल्स हमारे पढ़ ले सीनियर्स, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, सब कुछ, हर एक चीज़। हमारे ऐप पर 7-8 लाख बच्चे हैं, ओके हर एक चीज़ उनको चाहिए थी। ओके। क्या पता वो 11 लाख से आप 11 करोड़ आपका खुद एक दिन बिल्कुल वो सर, सब्सक्राइबर। ये सारी चीज़ें, खैर मैं उतना सोचता नहीं उस बारे में कि भाई किस तरीके से मोनेटाइजेशन किया जाए। मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि जो लोग जुड़े हैं ना, वो लोग को मज़ा आता रहे। मज़े के लिए मैं कई सारी चीज़ें करता हूँ। कई बार लोग काफ़ी ज़्यादा सवाल भी उठाते हैं कि आप ऐसे टी शर्ट्स पहन लेते हो वगैरह वगैरह, है ना। सेकंड क्वेश्चन यही था कि आप अलग अलग वीडियोस में अलग अलग टी शर्ट हाँ। पहनते हो और एक एक्स मास्टर वाला टी शर्ट था, तो क्या उसके पीछे कहानी? वो आज बहुत- भी एक क्वेश्चन, आज भी आप एक टी शर्ट पहने, इस पे क्या लिखा है? ये सीबीएसई गॉट एक्सपोज्ड है। ये क्या एक्सपोज करने वाले हो आप? सीबीएसई को ना हमने पिछले 3 साल से एक्सपोज किया है। Okay. होता क्या है, हमारे आप चैनल जाके देखो, 3 साल से एक वीडियो आ रही है। हाँ। जब सैंपल पेपर आता है, हमारी एक वीडियो आती है। ओके मैं उसमें बता देता हूँ किस किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, क्या पेपर का लेवल होगा, और वही आता है। ओके तो सीबीएसई को हम एक्सपोज करते हैं, इस तरह से टी शर्ट ऐसे आइडिया है, बनवा लेते हैं। Okay. बता, बच्चों को भी मजा आता है। ये इंडियाज गॉट लेटेंट का सीबीएसई गॉट एक्सपोज। अच्छा, उससे आपने निकाला? ओके हाँ। अब तो वो बंद हो गए। हाँ, मैंने कहा हम भी चालू कर देते हैं। अपना भी कुछ चालू अलग कर। और फिर एक्स मास्टर वाली क्या स्टोरी है, हाँ। वो बड़ा वायरल चला गया रेडिट वगैरह पे। ओके तो बच्चे ट्रोल करने लग गए, एक्स मास्टर क्यों पहन रहे हो। कई लोगों तो मजा भी आ गया, हाँ। लेकिन कई जो सो कॉल्ड कूल लड़के हैं, हाँ। उनको अरे यार अब इसको टांग खींचूंगा मैं, इसने कैसे पहन ली एक्स मास्टर की टी शर्ट। तो इस पर मंतो साहब कहते हैं कि अगर आपकी सोच किसी चीज को लेकर गंदी हो रही है ना, किसी चीज को देख करके, तो याद रखिएगा कि आप जिस सोसाइटी में रह रहे हैं वो खुद भी गंदी है। ओके, समझ रहे क्योंकि हैं। ऐसा ही सोच आपका हो रहा है बिल्कुल। जिसके जैसे उस पे साथ तो में एक्स मास्टर लिखा हुआ है, एक्स मतलब क्लास 10 मास्टर, क्लास 10 का मास्टर। ओह, उसको अगर आपको देख करके आपकी सोच गंदी हो रही है, तो समझ जाइए कि आप जिस सोसाइटी में, जिस फैमिली में, जिस बैकग्राउंड और जिस दोस्तों के बीच आप बैठ उठ रहे हैं, वो आप एक गंदी सोसाइटी में हैं। और गंदी मैं सिर्फ उनके लिए बोल रहा हूँ, मेरे लिए वो भी गंदी नहीं है। ओके अगर आप उसको गंदी मानते हैं ना, तो यानी कि आप गंदगी में बैठ उठ रहे हैं। तो लोगों को यार परसीव करने का तरीका अलग अलग है। Right. सब मेरा अलग-अलग ये तरह है से कि सोचते भाई एंटरटेनमेंट है। देखो ये एडटेक सेक्टर ना, एडटेक से ज्यादा एड्यूटेनमेंट बन चुका है आज के हाँ। दिन पे। एजुकेशन प्लस एंटरटेनमेंट। तो बच्चों को मजा आता है, तो इसलिए मैं करता हूँ। और जब तक बच्चों को मजा आता रहेगा, जब तक उससे किसी का रिलीजियस या सोशल या कोई ऐसा बिलीफ नहीं हर्ट हो रहा है, तो मैं वो चीजें करूंगा आज भी और आगे भी। ओके, यही आपका मेन रीजन होता है बिल्कुल। अलग अलग टी शर्ट में। एक्स मास्टर पे कमेंट क्या क्या है, तो कुछ कुछ याद होंगे आपको, बताइए। अरे एक से बढ़ के एक कमेंट है भाई। एक दो। एक्स मास्टर ओपी, एक्स मास्टर मेरे घर में आ जाओ, एक्स मास्टर मेरा इकॉग्निटो टैब नहीं खुल रहा है, डेटा खत्म हो गया, रिचार्ज कर दो। अच्छा, एक से बढ़ के एक। और अभी आपके एज क्या हो रहे होंगे लमसम? क्योंकि एज इसलिए पूछ रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे का भी क्वेश्चन था, मैं भी जानना चाह रहा हूँ कि हम लोग सेम एज के क्या हो। सर अभी मेरी एज 21 है। अच्छा 21। अच्छा, हमसे भी 21 छोटे। ईयर्स ओल्ड। और एक ये सरप्राइजिंग चीज़ इसलिए थी, एक इवेंट में मैं गया था, बहुत बड़े एजुकेशनल प्लेटफॉर्म का इवेंट था। वहाँ तो कई सारे टीचर्स हैं, अलग अलग एज के, कई लोग काम भी करते हैं। वो लोग इतना सरप्राइज हुए ना मुझे देख करके कि भाई तुम 20-21 साल के लौंडे हो, क्या कर रहे हो तुम ये। जिस उम्र में लोग इधर उधर सोचते हैं, आप उस उम्र में मतलब ये कर- वो इसलिए सरप्राइज है क्योंकि भाई हम आज तक जिसको कॉल कर रहे थे कि भाई एक इंटीग्रेशन वीडियो चाहिए, वो ये आदमी है। क्योंकि मेरा फेस नहीं रिवील था। फेस रिवील नहीं था। हाँ, अब इतने- लोगों को आवाज मेरी भारी है, लोगों को लगता है कि बहुत भारी भरकम कोई हैवी आदमी बैठा होगा। और जो आपका बोलने का तरीका है हाँ। वो भी अच्छा पिच है कि कब हाई पिच होना चाहिए, कब डाउन होना चाहिए, ये बहुत तो अच्छी उससे क्या चीज़ है। लगा उनको कि भाई कोई तो बहुत मैच्योर आदमी बैठा होगा। जब मैं उनसे मिला तो मैं तो बिल्कुल हंसमुख आदमी, हाँ। उनसे प्यार से मिल रहा हूँ, भैया भैया करके रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, पैर छू रहा हूँ, आशीर्वाद ले रहा हूँ। तो उनको लगा क्या आदमी है यार, ये तो बड़ा अजब का आदमी है। तो उन्होंने भी काफी सारे सजेशन दिए, उन्होंने बताया। उन्होंने एक चीज बताई थी, पता है क्या, आजकल 25-26 साल के टीचर्स खुद को 21 साल का बताने में लगे हुए हैं टू गेट अ टैग कि आई एम इंडियाज यंगेस्ट टीचर। यंगेस्ट टीचर। और तुम जो खुद साले यंगेस्ट टीचर हो खुद कैमरे के पीछे बैठे हो, खुद कैमरे के पीछे बैठे हो, बताओ। तुम आओ आगे फेस दिखाओ। वही चीज उन्होंने बोली कि तुम 19-20 साल के ही हो, शुरू कर दिए हो, तुम सामने आओ ना कैमरे के। अच्छा। तो फिर फेस रिवील हुआ, फिर बच्चों को पता चला कि हाँ अच्छा, इज अ यंग यंगेस्ट गाय। टीचर का आपको टैग मिल सकता है। हाँ, कि ही इज अ यंग गाय टीचिंग पैशनेटली। हाँ, एक यूपी का बंदा, वो भी बहुत कम उम्र में पढ़ा रहा। भाई एक चीज मुझे पैशनेट कर, यूपी का बंदा लॉकडाउन के बाद बहुत वायरल हुआ। अलग सर प्रयागराज से, आप प्रयागराज से, एक वो भी बच्चे हैं, नीट जेई पढ़ाता है। अच्छा। प्रयागराज से, हमने प्रयागराज सॉरी यूपी से। यूपी से हैं।
तो ये बहुत बड़ी बात है। और इतने कम उम्र में आप पैसा कमाने लगे, तो क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई? सर एक चीज़ मैं बताऊं कि पैसा कमाने से ना बहुत सारी चेंजेस आते हैं आपके लाइफ में। लोग आपको अलग तरीके से परसीव करते हैं, आपके माता पिता आपको अलग तरीके से देखते हैं, आपकी फैमिली में आपकी एक अलग इमेज बन जाती है। कई लोग तो आपसे नफरत ही करेंगे, पता है। मेरे कई सारे रिश्तेदार यही बोलते रहे शुरू शुरू के टाइम पे कि आज तुमको महीने का 10,000 मिल रहा है, या एडसेंस से जो 11,000 आया था, महीने के 10,000 के लिए तुम अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो। नीट दो, डॉक्टर बनो, ये करो वो करो। ये सब तो स्टार्टिंग की लाइन थी। जी हाँ, अब भी। लेकिन फिर अब जैसे पैसा आ जाता है ना, जिम्मेदारी आ जाती है, आप कब कितना पैसा खर्च कर रहे हो किस चीज़ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ। लाइक मैं जो भी पैसा आता है उसका 60 to 65% समझ लीजिए, या 70% किसी किसी महीने में मेरा सिर्फ जाता है वीडियो प्रोडक्शन में, क्वालिटी में, एडिटिंग में, कंटेंट रिसर्च में, राइटिंग में, हर एक चीज़ में, हर एक चीज़ में। ओके। और जो पैसा बचता है वो फैमिली के सपोर्ट के लिए होता है कि भाई फैमिली में भेजना होता है पैसा घर पे, क्योंकि मैं यहाँ पर रह रहा हूँ नोएडा में आकर के, और घर वाले इलाहाबाद में अभी भी। ओके। तो वहाँ पर, और फिर कुछ अगर कुछ लेना रहा अपना तो वो ले लिया। मुझे कोई खास ऐसे शौक वॉक नहीं कपड़े वपड़े का। मुझे ये टी शर्ट अलग अलग ये 500 रुपये में छप जाती है। कहाँ से करवाते हैं बच्चे? ये भी पहन लेता हूँ। पूछे भैया कहाँ ये से खुद से डिजाइन बनवाओ, किसी को भी भेज दो, आप आ जाती है, तो आ जाती इजी है। है। अच्छा। हाँ तो ये तो चीप जी। कुछ खास रेट नहीं लगते होंगे जी। कितने खर्च होते होंगे? ये 500,000 की टी शर्ट रहती है। अच्छा, वो प्रिंटिंग का अलग चार्ज रहता है? भाई 2,000 रुपये में आपकी एक टी शर्ट आ जाएगी आराम से। ओके, क्योंकि आपके जो फैन बच्चे हैं वो मंगाएंगे, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। वो कमेंट बॉक्स में भर रखे थे। कमेंट कर दो, मैं भिजवा दूंगा जिसको चाहिए। भिजवा दोगे? चलो, ये बच्चे के लिए अपॉर्चुनिटी है। हाँ जी। तो आज कमेंट कर दो, तुमको टी शर्ट चाहिए तो मिल बिल्कुल। जाएगा। और एक चीज जो मैंने आपसे वादा किया था, हाँ। जिस बच्चे का, हाँ, मेरे दिल की बात आप बोल रहे हो, क्योंकि मैं पॉडकास्ट करता हूँ तो ये पूछता हूँ कि आज मेरे साथ आप कर रहे हो। मैं भले बहुत बच्चे को लग रहा है भैया क्या पैसा ले रहे हो उनसे पॉडकास्ट का, मैं ये बोलता हूँ कि आप बच्चे के लिए क्या दोगे, तो आपके भी मैं पूछा। जिस बच्चे का हाँ। अच्छा स्कोर आया, हाँ। अच्छा स्कोर मेरे लिए नहीं है कि तुम 99% लेके आओ। हाँ। हाँ। मैं हमेशा से बोलता हूँ, तुम्हारी स्टोरी क्या रही है। तुम अपनी प्री बोर्ड की मार्कशीट भेजोगे मुझे, बोर्ड्स की मार्कशीट भेजोगे, और दिखाओगे कि मेरी जंप भैया देखो क्या थी। जिसकी सबसे ज्यादा छलांग होगी ना, मैं समझ जाऊंगा वो सबसे ज्यादा मेहनती है। ओके, नहीं तो आज ऐसा एक करते हैं। आज प्री बोर्ड से बोर्ड्स में जिसकी सबसे बड़ी छलांग रहेगी, जो सबसे मेहनती रहेगा, उसको मेरी तरफ से जो टॉप मॉडल आईपैड होगा ना, वो मेरी तरफ से। अच्छा, टॉप मॉडल। टॉप मॉडल, वाह। जो भी आईपैड टॉप मॉडल उस टाइम पे होगा, अभी जब रिजल्ट आएगा, वो आईपैड आपको मैं दूंगा। और आईपैड इसलिए क्योंकि वो मोबाइल जैसी चीज नहीं है जिसका आप अलग तरीके से यूज करो। आईपैड बहुत काम की चीज है एज अ स्टूडेंट। एज ए स्टूडेंट आगे का फ्यूचर उसमें आप कुछ करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। और एक बात ये मैं कहना चाहता था, आज वो बच्चे कमेंट करे कि भैया मैं आज इस सिचुएशन में हूँ, लेकिन मैं बोर्ड में इतना लेके आ रहा हूँ क्योंकि मैं ऐसा बोर्ड दिया हूँ, कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ। बिल्कुल। तो और उस दिन जिस दिन रिजल्ट आता है वो एडिट करे, उस बच्चे को हम लोग पिक आउट करेंगे। डन। जितने बच्चे हैं सब कमेंट करो जा करके, एंड अपना कमेंट आके एडिट करना। अपने प्री बोर्ड्स के मार्क्स अभी डालो, आके बोर्ड्स के लिखना। जिसकी सबसे लंबी छलांग, उसको मैं खुद आकर के आईपैड घर तक आकर के दूंगा। ये मेरी वादा है। साथ में करेंगे। बिल्कुल सर। साथ में चलेंगे, उस बच्चे से मिलेंगे, माता पिता से मिलेंगे, और उसको एक आईपैड देंगे। अब तो मुझे ही भूल जा रहे थे, बोले थे मैं आगे। नहीं सर, आप भी चलेंगे, आप भी चलेंगे। ठीक है, ये बात हो गई। और सबसे पहले आप अपने पेरेंट्स को क्या गिफ्ट दिए थे? सर सबसे पहले पेरेंट्स को अगर गिफ्ट की बात की जाए ना, तो समझ लीजिए हम लोगों ने ना इतने खराब दिन देखे हैं कि घर के बर्तन बिक गए थे, समझ लीजिए, जिंदा रहने के लिए, खाली सिर्फ जिंदा रहने के लिए मात्र। खाने पीने स्कूल का एडमिशन वगैरह तो छोड़ ही दीजिए, जब हम लोग बहुत छोटे थे। आज भी मुझे याद है वो सीन कि मेरा छोटा भाई और मैं सो रहे हैं, और मम्मी वो हाथ वाला होता है ना पंखा, कई लोग तो जानते भी नहीं होंगे कि क्या है, तो वो पंखा डुलाती रहती थी जिससे मच्छर ना लगे, जिससे बीमार ना हो जाए। छोटा बच्चा होता है ना, ध्यान देना होता है। वो सारी चीज़ें, वो सारा सीन मेरे बड़े भाई बहन ने बताया है, मेरे घर वालों ने बताया है, परिवार ने बताया, पड़ोसियों ने बताया है, हर एक इंसान ने बताया है कि अक्षय तुम किस किस तरीके से यहाँ तक पहुँचे हो, या फिर कह लो कि किस किस तरीके से तुम्हारा जीवन गुजरा, कितनी कठिनाई से। तो वो सारी चीज़ें सर आप जब जानते हो ना, तो आप पैसे का मिसयूज कर ही नहीं पाते हो। मैं सच बता रहा हूँ। मैं आज चाह करके भी ना, अभी भी मैं जो जूता पहना हूँ ये जूता कितने का? ये 700-800 रुपये का जूता है। आज भी मेरे पास हिम्मत नहीं है कि मैं जाके 7-8 हज़ार रुपए का स्नीकर्स खरीद लूँ। क्योंकि जब आप देखे होते हो ना हर एक चीज, तो आप उतना खर्च कर ही नहीं पाते हो। इंपॉर्टेंट समझ में आती है। एग्जैक्टली, इंपॉर्टेंट चीज ही ले पाते हो। तो पापा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कि भाई पापा
कहीं भी जा रहे हैं आ रहे हैं, तो अब बचपन में उनका ये चीज़ था कि मैं स्कूल में, चाहे उनके पास 1 रुपया ना था उस टाइम पर, किसी तरीके जुगाड़ करके, कभी मुझे आज तक ये नहीं हुआ कि मैं फटे जूते पहन करके स्कूल गया हूँ, कभी नहीं हुआ आज तक। अच्छा, पापा दे देते थे जो पापा हमेशा जुगाड़ करके पैसे का लगा देते थे कि भाई इससे रेपुटेशन ना खराब हो, कि सबके लिए वहां पे समान रहो। स्कूल में यूनिफॉर्म किस लिए होता है कि आप यूनिफॉर्मली सबके साथ रहो, यूनिफॉर्मली बराबर एक साथ रहो, लगे तो के। वो चीज़ मेंटेन रहे। और आज जब पापा कहीं भी बाहर जाते हैं तो ये मेरी जिम्मेदारी होती है कि पापा जो शर्ट पहन रहे हैं, जो घड़ी पहन रहे हैं, जो चेन पहन रहे हैं, वो सब कुछ टिप टॉप होनी चाहिए, कि भाई तब ये ना लगे कि अब तो बच्चा सब कुछ सही तरीके से कर रहा है, भाई अब तो आपके स्ट्रगल के दिन धीरे धीरे हट रहे हैं, भगवान अगर आपको दे रहा है तो आप सही तरीके से अपने माता पिता को ट्रीट करो, जितना ट्रीट करोगे और देगा। मुझे एक बहुत बड़े पब्लिशर है, उन्होंने बताया था कि सबसे बड़ी पूजा और सबसे बड़ा काम ही यही है कि आप अपने मम्मी पापा को सही तरह से ट्रीट करो और अपना बेस्ट दो उनके लिए। बिल्कुल, मैं एक चीज़ और मानता हूँ, हम तो भगवान को ऐसे देखते हैं, तो हम लोग के लिए रियल गॉड भी वही होते हैं। Exactly. क्योंकि हम लोग को पैदा किए हैं, उनको हम लोग जानते हैं। ऐसे ढूंढने जाए तो भगवान पत्थर में मिल जाते बिल्कुल। हैं, लेकिन जो हमें सामने में, उनको तो पूजे पहले। मैं तो देखा है ना मैंने बचपन से कि किस तो किस तरीके से किया। सबसे पहले आपने अपने पापा को शूज गिफ्ट किया। बिल्कुल। ओके, कौन सा शूज था वो? शूज कुछ खास महंगा नहीं था, कैंपस भी हमारे टाइम पे उस समय बहुत महंगा था, कैंपस का शूज था मतलब ब्रांडेड। पापा को जो आप गिफ्ट हाँ जी, पापा को कैंपस का शूज मैंने दिया था, ब्रांडेड एकदम, और वो शूज आज भी पापा के पास रखा है। अब तो पापा खैर तो- बहुत सारा गिफ्ट दे दिया, अब तो खैर शर्ट, ये वो, घड़ी वगैरह बहुत कुछ दिया। कौन सा गाड़ी अभी यूज कर रहे हो आप? गाड़ी तो सर मैं क्या बताऊं, गाड़ी अभी भी मेरी आई नहीं है। गाड़ी मेरा अभी भी सपना है कि स्कॉर्पियो, वो वाली स्कॉर्पियो तो मना कर दी, लेकिन अब खुद के पैसे से एक स्कॉर्पियो लेनी है, यही मेरा सपना है, यही मेरा ड्रीम है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में ना स्कॉर्पियो माने भौकाल, और फॉर्च्यूनर का भौकाल। आप देखो यूपी बिहार में आप मर्सिडीज से चले जाओ, BMW से चले जाओ, लोग नहीं पूछेंगे, लेकिन आप स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर से चले गए तो यार क्या भाई। मैं आपको बता रहा हूँ, उत्तर प्रदेश के अंदर आप मर्सिडीज लेके जाइए, आप लैम्बोर्गिनी लेके चले जाइए, नहीं, आदमी बोलेगा अरे सुपर कार है यार, कोनो विदेशी गाड़ी हुई हटाएगा। लेकिन अगर आप स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर लेके पहुंच गए तो आप समझ लीजिए दाऊद इब्राहिम है वहां पे। आपसे बड़ा कोई है ही नहीं, इससे बड़ा भौकाली आदमी कोई नहीं है वहां पे। ऐसे साइड मिलेंगे आपको। बिल्कुल। ये मैं भी फील करता हूँ जब रहता हूँ, मैं तो बिहारी रहता हूँ, जी। तो ये देखता हूँ, ये रियलिटी है लिटरली। अक्षय भाई बहुत अच्छा लगा बात करके, इतने कम उम्र में मजा आ रहे हो, ऐसे मचाते रहो, थैंक यू सो मच, ऐसे भोकाल मचाते रहो, आगे फिर हम लोग मिलते रहेंगे। बिल्कुल भाई। 10th बोर्ड का रिजल्ट आता तो मिलेंगे। अरे थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इनवाइट किया, मैं बहुत 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 आभारी हूँ, शुद्ध हिंदी में बोला जाए तो हम कि भाई आपने मुझे इनवाइट किया। हमारे टोन में ही हिंदी बड़े हैं, हम थोड़ा सा मैथिली से हैं जी तो वहाँ हम लोग के ठेठी चलता है, जब हम बात करते हैं तो उसमें टोन भी ठेठी आ जाता है। जी जी जी, तो बहुत लोग को लगता है ये चीज़, लेकिन मैं एक्सेप्ट करता हूँ, ये हमारे बिल्कुल टोन है, मदर टंग है। बिल्कुल प्राउड रहना चाहिए। अरे हाँ। आप देखो मुंबई के लोग, मराठा लोग, गुजराती लोग कभी इस बात को हिचकते नहीं है, लेकिन हम यूपी बिहार के लोग हिचकते हैं। नहीं हिचकना हिचकते चाहिए, हाँ। अपनी भाषा है। मैं हो सकता है आने वाले टाइम में एक अपना अलग एक सेगमेंट शुरू करूंगा कि अपने भाषा में बात करूंगा। बहुत बढ़िया। और आप जैसे ये CBSE गॉट Exposed। एक्सपोज शुरू कर रहे हैं, उसी तरह से मैं भी एक शो का सोच रहा हूँ जिसमें स्टूडेंट आएंगे, बातें करेंगे, कुछ कुछ फन एलिमेंट रहेंगे, कि इस पे पूरा प्रॉपर प्लानिंग चल रहे हैं हमारे साथ जो जुड़े हो उनके साथ। जी। तो आएगा, बहुत मजा आएगा, और जो बच्चे हैं उनको तो अलग लेवल का चीज़ सीखने के लिए मिलेगा वहाँ पे। बिल्कुल। अच्छा लगा बात करके, टू बी ऑनेस्ट। थैंक यू सो मच, Thank बहुत you। बहुत शुक्रिया बहुत- आपको मुझे बुलाने के लिए, एंड बच्चों को भी मज़ा आएगा आई गेस। और इसी तरह से धमाल मचाते रहिए। थैंक यू सो मच। तब तक के लिए करना क्या है, देख लिया पॉडकास्ट, सब्सक्राइब मार ले भाई के चैनल को और जाना जा पढ़ ले।